पार्टनरशिप एक्ट कर रहे थे। ठीक है बच्चे, सेकेंड यूनिट दैट इज रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बन जाते हैं। सबसे लंबी यूनिट है पार्टनरशिप एक्ट में। ठीक है बच्चा, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। क्या है? रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू वन अनदर। इसमें क्या करने लगे हैं बच्चे? जनरल ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर। क्या है बताओ? जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर आर टू कैरी ऑन द बिजनेस फेथफुली। ठीक है, इन गुड सेंस। ठीक है ना, अच्छे तरीके से जो भी उनकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा करना। एंड टू वर्क फॉर द गुड ऑफ द कंपनी। ठीक है ना, कंपनी प्रॉस्पर करे उसके लिए ना, अपने अकेले फायदे के लिए नहीं, कंपनी के फायदे के लिए, ताकि सबको फायदा हो। राइट? The partners are bound to carry on the business of the firm to the greatest common advantage. Common advantage means the advantage of the firm and not just the personal advantage. So that the firm grows and everybody else grows. Right? To be just and faithful. मतलब कि कुछ भी झूठा ना करें, फ्रॉड ना करें, कंसीलमेंट ना करें, जो आपने ट्रांजेक्शन किए सामने रखो। ठीक है, तो इसके बाद and to render true accounts and full information of all things affecting the firm to any partner or his legal representative. That means, मुझे एक बात बताओ, आप लोग क्या हो? एक पार्टनरशिप फर्म में हो, काफी बड़ा बिजनेस है आप लोगों का। तो अगर बच्चे किसी एक ने पर्सनली, बिजनेस आपका क्या है, से सपोज कह लो डेकोरेशन वगैरह नहीं होती जो शादियों में, उस मटेरियल का है। आपने क्या किया? किसी एक पार्टनर ने पर्सनली जो है किसी को डीलिंग कर दी, उसका पक्की रिसीट नहीं काटी, कच्ची रिसीट काट के दे दी। ठीक है, और पैसे किसके पास आए? आपके पास आए। दैट मीन्स यू हैवंट मेड एनी फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, यू हैव मेड व्हाट? कंसीलमेंट। राइट? फॉर योर ओन एडवांटेज। एंड बुक्स में भी आपने क्या करा? एंट्री नहीं की। तो क्या ये अच्छी बात है? नहीं है, ऐसा नहीं करना कह रहे। ठीक है, तो देखो क्यों बच्चे, वो उस पार्टनर के भी प्रॉफिट देखो। अब जो भी, अगर से सपोज आपने जो भी सामान बेचा वो था से सपोज 10 लाख का। ठीक है, उसके ऊपर जो आपका प्रॉफिट आपने कमाया वो था, देखो अगर इस तरह का बिजनेस होता है कम से कम 40% प्रॉफिट तो कमाता ही है बंदा। ठीक है, 40 के 60 भी होते हैं इन चीजों में, तो चलो फिर भी मैंने आपको कहा 4 लाख आपने प्रॉफिट कमाया। आप 4 पार्टनर्स हो, 1 लाख ईच सबके हिस्से आया। लेकिन अगर आपने अकेले ने छुप के कोई चीज की तो 4 लाख आपका। सो दैट मीन्स जो 3 लाख और जो पार्टनर्स को जाने थे वो उनके उनके शेयर को अफेक्ट कर रहे हैं, या आगे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को इन केस ऑफ डेथ। राइट? तो कह रहे हैं ऐसा काम नहीं करना। तो ये लाइन समझ आ रही है? अफेक्टिंग द फर्म टू एनी पार्टनर और हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बात समझ आ गई? तो अगर केस स्टडी में ऐसा लिखा दैट यू मेड अ प्राइवेट प्रॉफिट, जिसकी तुमने इंफॉर्मेशन जो है फर्म में नहीं दी, अकाउंट्स में नहीं डाली, पक्की रसीदें नहीं काटी, ठीक है, और उसमें एक पार्टनर की डेथ हो गई, तो बताओ क्या उस पार्टनर के लीगल रिप्रेजेंटेटिव का कोई हक था? तो तुम कहोगे यस, एज पर द जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स laid down under section 9 of the Indian Partnership Act 1932, any profit made by the partner, ठीक है, which मतलब he should have made what? Faithful representative and just and faithful representation of all the transactions, and have given proper information in the accounts, which he did not. Why? Because it मतलब क्या उसके हिस्सा बनता था ना लीगल रिप्रेजेंटेटिव का, so therefore it is what? A contravention of that. Contravention means something which is outside the act, which should not have been done. Right? Analysis है आपकी किताब में बच्चा, इज देयर? हाँ देखो आपकी डेफिनेशन हमारी डेफिनेशन डिफरेंट है, दो बार है। ये वाले दो हैं। एनालिसिस का सेकंड। हाँ कोई नहीं, मैं पूरा पढ़ाऊंगी। द पार्टनर शुड कैरी बिजनेस ऑफ द फर्म टू द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज। बच्चे मेन ना, जब भी आपने ये पार्टनर्स के बारे में लिखना है ना, तो ये लाइन, ये वर्ड लिखने 3 बहुत जरूरी है। ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म, किसके लिए करोगे बच्चे? ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज ऑफ द फर्म एंड नॉट योर ओन एडवांटेज, राइट? पर्सनल एडवांटेज नहीं। They should render to any partner or his legal representative
full information of the things affecting the firm. Yes, a partner must observe the utmost good faith in his dealings with the other partners. जैसे यही मैंने बताया कि अगर 4 लाख का आपने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का सामान बेच के, तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड रेंडर ईच एंड एवरी डिटेल टू एवरी पार्टनर इन द फर्म. दैट मीन्स एवरी पार्टनर मीन्स, हमने कहा अगर एक को भी कम्युनिकेशन की ना, आगे पढ़ेंगे. सो इट मीन्स कम्युनिकेशन टू द ऑल. मतलब वो क्या होना चाहिए? पर्सनल नहीं होने लेवल पे होने चाहिए, लेकिन किसके लिए होनी चाहिए? फर्म के बेनिफिट के लिए होने चाहिए, और वो इंफॉर्मेशन फर्म के अकाउंट्स में होनी चाहिए. All partners are bound to render accounts to each other, but where some of the accounts are kept by one of them. कह रहे वैसे तो जो अकाउंट्स है बच्चे, वो हर एक के पास राइट है ना खोल के देखने की, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था. अगर नहीं करे तो आप क्या कर सकते हो? सू कर सकते हो उस पार्टनर को या फर्म को. यस, डिसॉल्व करा सकते हो फर्म. पढ़ा था ना लास्ट. ये देखो, थोड़ा रिवाइज करना शुरू कर दो, स्पेशली जून वाले बच्चे. बच्चे डोंट सिट ब्लैंक ना. नहीं, वो हटा दिया ना सारा, उसमें फटाफट था. देखो, हमने ये कहा था कि अगर से सपोज आपने किसी पार्टनर को बुक्स नहीं दिखाई, तो उसके पास क्या है? फुल राइट है कि वो बुक्स को इंस्पेक्ट कर सके. अगर तुम उसको बुक्स के लिए मना करते हो ना, तो वो क्या कर सकता है? फर्म को सू कर सकता है और कह सकता है कि मेरे को जो है डिसॉल्व कर दो फर्म. कहाँ पे है ये? मैंने मार्क कराया था. कौन था मेरे साथ लास्ट क्लास में? बताओ. हु ऑल वर देयर? पेज नंबर बताओ, मैंने अंडरलाइन कराया था सर. बताओ बच्चा. थे आप लास्ट क्लास में? वैभव भी नहीं था. प्रांजल आप थे? आप थे ना बेटे? मोहित बता. अंडरलाइन कराया था मैंने लास्ट क्लास में. अलीशा, यू वर देयर राइट? टेल मी, कहाँ पे हमने करा था बच्चा अंडरलाइन? अलीशा, Yes, ma'am. बच्चे बताओ कहाँ पे अंडरलाइन किया था हमने? Yes, ma'am. Just 1 minute. यस, पेज 4. अच्छा, ये कहाँ पे है? व्हाट इज द टॉपिक? ये इधर, इसमें कौन सा? अच्छा, देख लो बच्चा. वैसे ये अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, मतलब क्योंकि मैंने डिस्टिंक्शन आई थिंक होमवर्क के लिए दिया था. तो देखो बच्चे, यहाँ पे अ पार्टनर कैन ब्रिंग अ सूट अगेंस्ट द फर्म फॉर द अकाउंट्स प्रोवाइडेड ही आल्सो सीक्स द डिसोल्यूशन फॉर द फर्म. ये ठीक है, मतलब इसमें और भी एक्सप्लेनेशन था. ये तो बहुत कम लिखा हुआ है. आई अभी अगर कहीं नहीं ध्यान में आया तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी एग्जैक्टली कहाँ था, या अभी थोड़ी देर में. तो इसमें क्या बच्चे क्या कह रहे हैं? से सपोज यू कैन नॉट स्टॉप एनी पार्टनर फ्रॉम व्हाट? चेकिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. वाई? क्यों नहीं रोक सकते बच्चा? इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि उसकी राइट है. एवरी पार्टनर हैज इक्वल राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट. इट इज हिज ड्यूटी टू व्हाट? वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म. अगर तुम अब उसको मना कर रहे हो, इसका ना कुछ गड़बड़ है. या तो देखो, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखो. It is what written in the contract that a particular party is not allowed to inspect the books of accounts, then it is a different thing. तब तो अलग चीज है. लेकिन कह रहे हैं कि अगर तुमने ऐसा कोई क्लॉज नहीं डाला था कि जो पार्टनर है उसको आप मना कर रहे हो. देखो, कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट में ही अगर है कि मना कर रहे हैं, तब अलग चीज है.
लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं है और तुम फिर पार्टनर को मना कर रहे हो कि हम तुमको बुक्स नहीं दिखाएंगे, तो कह रहे हैं क्या कर सकता है पार्टनर जो है, केस कर सकता है फर्म के अगेंस्ट के किताबें दिखाओ, बोल सकता है कि फर्म को डिसॉल्व कर दो, ठीक है, या फिर कहेगा बिना डिसॉल्व करे फर्म को मुझे मेरा हक दो, चलेगा, चलेगा, ठीक है बेटे, ये 3 रेमेडीज होती। फिर आज हम जहां पढ़ रहे थे, example, in a transaction between the partners for the sale and purchase of share in the business, if one of them is better acquainted with accounts than the other, it is the duty to disclose all the material facts. I think ये मैंने कराया नहीं है, मैं ये मैंने करा दिया ना, कहाँ तक कराया बेटे मैंने? हाँ, यस, तो नहीं तो करा दूं, क्या करूं कि करा दूं सेक्शन 14 से, प्रांजल 14 से, चलो मैं करा देती हूँ फिर से, तो, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर नॉट देयर, लावण्य वाज नॉट देयर, राइट? तो यही है बच्चे, क्या करें, आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया तो यहाँ पे क्या आपकी ड्यूटी बनती है कि आप मटेरियल फैक्ट्स को क्या करोगे, डिस्क्लोज करोगे, ठीक है? तो बच्चे, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉसेस कॉज्ड बाय फ्रॉड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि से सपोज फर्म को तुम्हारी वजह से, किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की वजह से क्या हो जाए, लॉस हो जाए, ठीक है? तो कह रहे हैं वहां पे किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस लॉस को ठीक करने की, उस पर्टिकुलर पार्टनर जिसकी वजह से लॉस हुआ वो ही क्या करेगा बच्चे, लॉस को इंडेमनिफाई करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडेमनिटी? मैंने क्लास में बताया था, इंडेमनिटी मींस मेकिंग गुड द लॉस, यस, मेकिंग गुड the loss. That means putting a person to the situation in which he was earlier, before the loss had happened. तो कह रहे हैं कि लॉस से पहले वाली पोजीशन से, सपोज उस, मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास में मुझे याद आया, मैंने दिया था कि अगर मेरे पास से सपोज गोडाउन में बच्चे 10 लाख के गुड्स पड़े, ठीक है, 10 लाख का क्या है बच्चे, स्टॉक पड़ा है। अब क्या हुआ, एक पार्टनर की गलती की वजह से क्या हुआ, वो 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया। तो कह रहे हैं कि वो जो नुकसान हुआ ना 10 लाख का, अब वो जो स्टॉक था वो चाहे बिक कितने का सकता था मार्केट में, से सपोज 20 लाख का बिक सकता था। तो कह रहे हैं हमारे को उस प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं, द पार्टनर मस्ट bring or put the firm into a situation in which it was before such loss had happened, that is indemnifying. Indemnifying means ना ही तुम प्रॉफिट पोजीशन में पहुंचाओ किसी को, ना ही लॉस में, नो प्रॉफिट नो लॉस। जिस सिचुएशन में अगर वो ट्रांजैक्शन ना हुआ होता, अगर वो 10 लाख के गुड्स जो है तुम्हारी वजह से ना जलते, अगर वो 10 लाख के गुड्स को तुम पानी में ना फेंक के आते, तो मेरी दुकान में 10 लाख का सामान पड़ा होता। तो कह रहे जिस पार्टनर की गलती की वजह से फर्म का 10 लाख का नुकसान हुआ, पार्टनर जो है 10 लाख का गुड्स लेके आएगा, जितने में बिकता उसका नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे हम पार्टनर से, बस जितना हमें लॉस हुआ उस फर्म को उसी पोजीशन में डाल दो जिस पोजीशन में वो लॉस से पहले थी। Given that the loss was not there, why? Is it the mistake of other partners because of his fraud? No, it would have been a fraud only na if others had knowledge of it, right? फिर तो fraud ना होता। अब दूसरों को तो नॉलेज है नहीं, इसी वजह से तो फ्रॉड है, उनकी तो कोई गलती नहीं है, दे आर व्हाट, इनोसेंट। तो फिर जो तुमने लॉस किया ना उसके ऊपर किसका हक बनता है, बाकी पार्टनर्स का, क्योंकि शेयर तो देखो तुम 4 बंदे हो ना, से सपोज 4 हो पार्टनरशिप में, 4 लोग तुम प्रॉफिट लॉसेस शेयर कर रहे हो, तुम्हारी वजह से लॉस हुआ तो बाकी तीनों को लॉस हुआ मैं कह सकती हूँ। तो फिर कह रहे हैं कि तुम उस पोर्शन में इंडेमनिफाई करो कि उन तीनों का जो लॉस थे ना वो लॉस ना रहे, प्रॉफिट में भी नहीं लेके जाना उनको हमने, लेकिन जो उनका लॉस है उसको बिल्कुल इलिमिनेट कर, ठीक है? देखो
Every partner shall indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud and in the conduct of the business. The partner committing fraud in the conduct of the firm must make good the loss sustained by the firm by his misconduct, and amount so brought in by the partnership should be divided between the partners. समझ आ गई ये बात? मैंने कहा कि 4 पार्टनर्स हैं, 4 में से एक ने फ्रॉड किया, तो बाकी किस में बटेगा बच्चे? वो जो प्रॉफिट लेके जो नुकसान पूरा करेगा, बाकी तीनों में बटेगा। समझ आ गई? एन एक्ट ऑफ द पार्टनर इम्प्यूटेबल, अब मैं समझाती हूँ, एक बारी वर्ड ये इम्प्यूटेबल क्या होता है, टू द फॉर्म और द प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी which is a fraud on his co-partners entitles the co-partners as between themselves to throw whole of the consequence upon him. Imputable means something which can be मतलब कि chargeable है, जो कि imputable means जिसको आप गिन सकते हो और chargeable offense है, ठीक है, तो उसको imputable कहते हैं। imputable मतलब जहां पे मैं कह सकती हूँ 10 लाख का नुकसान किया। अब तुमने गुडविल का नुकसान कर दिया, क्या उसकी कोई भरपाई हो सकती है? ना, उसकी बात नहीं कर रहे। इम्प्यूटेबल लॉस कह रहे हैं जिसको आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी मतलब हमने कहा था ना कि पार्टनर जो है वो एजेंट फर्म का भी और बाकी पार्टनर्स का भी है, म्यूचुअल एजेंसी की बात कर रहे थे। तो कह रहे वहां पे भी अगर तुमने प्रिंसिपल्स ऑफ एजेंसी मतलब तुमने कंडक्ट के जो तुम्हारी अथॉरिटी थी उसके बाहर कुछ काम किया, गलत किया, ठीक है ना, जो कि क्या है, इम्प्यूटेबल है, ठीक है। विच इज अ फ्रॉड ऑन हिज को पार्टनर्स मतलब बाकी पार्टनर्स को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी, तुमने उसके साथ धोखाधड़ी करी। तो कह रहे हैं इंटाइटल्स तो को पार्टनर्स, इसकी बात कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे, सारा का सारा लॉस उसके ऊपर डाल देंगे जिसने फ्रॉड किया। समझ आ गई ना? अगर मैं लाइन ना भी समझाती तो मैं समझ आ गई थी बात। डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। देखो क्या कह रहे हैं कि अगर तो कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हमने पार्टनरशिप डीड बनाई थी, अग्रीमेंट किया था, उस टाइम पे अगर मैंने डिफाइन कर दिया आपकी बच्चे ये ड्यूटीज आपकी ये है, आपकी ये, आपकी ये, तो हमें उसी कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना है। लेकिन बच्चे कुछ कुछ वो क्या कहते हैं, इम्प्लाइड ड्यूटीज भी है हर पार्टनर की, यस और नो। अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं भी लिखा तो कुछ ड्यूटीज तो हर पार्टनर के ऊपर है ही है। वही बात कर रहे हैं, देखो, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। सब्जेक्ट मतलब जो कुछ भी इस एक्ट के अंदर लिखा है उसके तहत, उसको मान के चलने पे, ठीक है ना, मतलब यू शुड व्हाट रिमेंबर वट एवर प्रोविजंस आर गिवन इन द एक्ट एंड देन गो अहेड, ये बात बोल रहे हैं। The mutual rights and duties of the partners of a firm may be determined by the contract between the partners and such contract may be expressed or may be implied by the course of dealings। यही समझाया मैंने, ठीक है। कह रहे हैं एक्ट के अंदर अंदर, ऐसे कुछ नहीं कि आप एक्ट के बाहर कुछ कर रहे हो, मतलब इलीगल बिजनेस कर रहे हो, ट्रैफिकिंग हो रही है ह्यूमन, उनके ऑर्गन्स की हो रही है, या फिर स्मगलिंग हो रही है, या तुम मर्डर के पार्टनर्स बन रहे हो, है। तो कह रहे हैं ये सारी चीजें नहीं जो कि लीगल है, पार्टनरशिप जो बिजनेस एक्ट जो अलाउ करता है उसके तहत अगर तुम कोई भी अग्रीमेंट करते हो और अपनी ड्यूटीज डिफाइन करते हो, चलेगा, चाहे वो एक्सप्रेस्ड है चाहे वो इम्प्लाइड है, ठीक है। यस फ्रॉम फिर such contract may be varied by the consent of all the partners and such consent may be expressed or may be implied। सेम चीज बात बोल दी। फिर अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन सब ने पढ़ा हुआ है, आप सबको बता देती हूँ बच्चे क्या है। सेक्शन 27 होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे बड़ी हमने छोड़ दी ना अभी आपके साथ, वो क्या है बच्चे, कहता है कि एनी अग्रीमेंट, कोई भी अग्रीमेंट अगर आप इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड करते हो, इन रिस्ट्रेंट मतलब जहां पे आप बिजनेस को रोकने की कोशिश करते हो, मतलब आप कोई बिजनेस चला रहे हो लॉफुल, ठीक है लावण्या, लॉफुल बिजनेस चला रहे हो और वहां पे मैं खड़ी हो जाऊं तो बिजनेस नहीं कर सकते, क्या ये अलाउ नहीं? नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम कैरिंग ऑन अ लॉफुल और लीगल बिजनेस। तो कह रहे हैं there can be no agreement in restraint of a legal business or trade. This is what section 27 of Indian Contract Act says, but it has given a few exceptions। few exceptions में से एक exception है पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर, जो कि क्या कहती है, आप से सपोज आप सारे एक पार्टनरशिप बिजनेस में, ठीक है। अब क्या हुआ
आप लोगों का बिजनेस, मैंने वही कहा कि वही आर्टिफिशियल वो जो भी डेकोरेशन का सारा सामान है, फूल वगैरह। अब प्रांजल जो है इसमें से गया, उसने बिल्कुल ही साथ वाली दुकान पे यही कंपटीशन देना शुरू कर दिया। क्या ये अलाउड रहेगा? अलाउड है बच्चे कि आप व्हेन यू आर इन द बिजनेस, इन द पार्टनरशिप बिजनेस एंड यू आर competing with your own firm, why, मतलब that means you are doing some sort of a fraud, right? You have information of the partnership business and you are taking advantage of it being a partner. If you are no more a partner, then you can do whatever you want to do, no issues. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मैं उस पर आ रही होगी। लेकिन अभी क्या है, तुम सारे पार्टनर हो, उसमें से ये प्रांजल जी गए और इन्होंने अपना बिजनेस अलग से खोल लिया, और तुम्हारे को शायद पता भी नहीं है कि कोई पार्टनरशिप बिजनेस चल रहा है, मतलब धोखा दे रहा है ये। तो कह रहे हैं दिस इज नॉट अलाउड। है तो अदर पार्टनर्स कैन रिस्ट्रेन हिम, मना कर सकते हैं भाई ये चीज नहीं चलेगी, केस कर देंगे हम। कर सकते हो, अलाउड, अलाउड। दूसरा केस है, अब क्या हुआ, आप सबने जो है एक जब पार्टनरशिप बिजनेस किया, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आफ्टर आफ्टर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ दिस पार्टनरशिप से सपोज, और आफ्टर द रिटायरमेंट या एक्सपल्शन, मतलब जब भी कोई एक पार्टनर फॉर्म से बाहर निकल जाता है, डिसकंटिन्यू करता है, तो उसके भी से सपोज साल 2 साल, मतलब यहाँ पे लिखा है रीजनेबल टाइम, क्या लिखा है? रीजनेबल टाइम कैन नॉट बी योर लाइफ टाइम, कैन नॉट बी 10 years 20 years, कैन बी लाइक साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, है ना, ऐसा कुछ। और रीजनेबल लिमिट्स मतलब 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर। ये नहीं ना कि तुम कहोगे पूरे पंचकुला में कहीं तो दुकान नहीं खोल सकता, पूरे चंडीगढ़ में, इंडिया में नहीं तो खोल सकता। दिस इज नॉट रीजनेबल। विद इन रीजनेबल लिमिट्स एंड फॉर रीजनेबल टाइम पीरियड यू कैन स्टॉप अदर पार्टनर को कि तू जो है भाई, ये जो हमारे कंपटीशन में नहीं खड़ेगा 3 साल 2 साल, कैसे चलेगा? वुड वर्क, बट इट शुड बी व्हाट? रीजनेबल। द टर्म शुड बी व्हाट? रीजनेबल। समझ आई? अब देख, notwithstanding anything contained in section 27 of the Indian Contract Act, मैंने समझा दिया section 27 क्या कहता है बेटे? Yes. Such contracts may provide that the partner shall not carry on any business other than that of the firm where he is a partner. समझ आ गई? एक सेकंड मुझे दो, मेरे को वॉशरूम जाने आना है। Recording in progress. तो बच्चे एनालिसिस ऑफ सेक्शन 11, ये जो हम पढ़ रहे थे, दिस वाज सेक्शन 11, क्या वो? Section 11(1) provides that, subject to the provisions of the Act, the mutual rights and duties of the parties of the firm may be determined by the contract between the parties, which may be either express or implied. Yes, कह रहे हैं कि Section 11 क्या कहता है कि जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या है? ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? पार्टनर की, कॉन्ट्रैक्ट के, ठीक है। या फिर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, कैन ईदर बी एक्सप्रेस्ड, एक्सप्रेस्ड मींस ओरल, रिटन, और इम्प्लाइड। इम्प्लाइड कैसे हो गया? बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। और मतलब कंसेंट, देखो जब भी हम बात करते हैं कि डीड की, डीड में मुझे बताओ लावण्या कि अगर देयर आर 10 पार्टनर्स एंड 8 से यस टू समथिंग एंड 2 से नो, कैन देयर बी एन अग्रीमेंट? यस, ओके, yes. Who says yes? Lavanya says yes. Pranjal says yes. Alisha, what do you say, beta? No, ma'am. एक सेकंड, क्या बोल रहे हो अलीशा? No, ma'am. So the answer is no, बच्चा। रीजन क्या है? आप अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो बच्चे। जब आप डीड बना रहे हो, डीड के लिए ना, डीड के लिए देयर शुड बी 100% कंसेंट ऑफ समथिंग, तभी तो अग्रीमेंट होगा। अग्रीमेंट कब होता है बच्चे? वी आर नॉट सेइंग वेदर अ डिसीजन शुड बी टेकन और नॉट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ डिसीजन, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज अ डीड। अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहा है। मुझे एक बताओ बात, अगर तुम किसी चीज के लिए तुम राजी नहीं हो, क्या तुम कभी भी कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे? आगे बात समझ, बोलो बच्चे, रामजू। हाँ, बाद में चलेगा,
बाद में मेजोरिटी विल बी गिवन प्रेफरेंस, बट ओनली हमने बात करी थी लास्ट टॉपिक में व्हेन वी हैव टू चेंज व्हाट द नेचर ऑफ द बिजनेस। जब मुझे पार्टनरशिप, मेरा काम क्या था वो फुल होगा, अब आई वांट टू डाइवर्सिफाई, हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है वर्टिकल भी हो सकती है। वर्टिकल वैसे बता रही हूँ तुम्हारी नॉलेज के लिए, वर्टिकल क्या होती है, ये ऊपर नीचे, दैट मीन्स मैं क्या थी बच्चे, होलसेलर थी इन सब चीजों की। अब मैं क्या होगी, रिटेल बिजनेस। मैंने जैसे ये लाइफ ने क्या अरमोनिया खोला हुआ है, ऐसा एक शोरूम खोल के बैठ जाऊं, दुकान खोल के बैठ जाऊं और वहां पे एक सिंगल आइटम बेचूं। वर्टिकल डाइवर्सिफिकेशन, यस। कुड इवन बी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मीन्स अभी क्या है बच्चा, मैं इस बिजनेस में हूं, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जो हूं अब जाके बदल रही हूँ अपना बिजनेस। मतलब मैं हो सकता है केटरिंग में घुस गई, हो सकता है वेडिंग प्लानिंग में आ गई, ठीक है। सो कह रहे वो अगर होगा, दैट इज व्हाट चेंज इन बिजनेस, चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, ठीक है ना। वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल है, चेंज इन द नेचर ऑफ बिजनेस है, बिजनेस चेंज हो रहा है ना आपका। तो कह रहे तब 100% सबकी मेजोरिटी होनी चाहिए, तभी आप उन सबको इकट्ठे लेके चलोगे। नहीं है तो न्यू पार्टनरशिप फॉर्म करो अलग लोगों के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, मना किसी चीज के लिए नहीं है, ठीक है। लेकिन 100% का आनी चाहिए, यस होनी चाहिए सबकी, इन केस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस जब चेंज हो रहा है या कभी भी अग्रीमेंट बन रहा है। अगर कोई डिसीजन ले रहे हैं मेजोरिटी वुड वर्क, लेकिन इन केस ऑफ टेल मी, इन केस ऑफ एन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होगा, मुझे तो सबका 100% कंसेंट या चलेगा मेजोरिटी? 100 या मेजोरिटी बेटे, इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अलीशा, आर यू देयर? Yes, ma'am. हाँ जी बताओ बच्चे, इफ आई हैव टू एडमिट अ पार्टनर, a new partner to the business, can I do that with just majority of partners saying yes, or I want a unanimous मतलब 100% partner saying yes? 100%. सबने ठीक आंसर दिया, that there should be what, 100% consent of all the partners. Why tell me, it is what, इसको हम क्या बोलते थे, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यस। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इस सब में क्या करते थे आप, सब कुछ रिलाइज और रिवैल्यू करते थे, याद है किताबें, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे सारे अगर मानेंगे तभी फॉर्म में सब कुछ चेंज होएगा। तो कह रहे कोई भी पार्टनर ना ही बिजनेस में आ सकता है ना ही जा सकता है विदाउट व्हाट, 100% कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया सेक्शन 27 बच्चे सेम वही बात बोली है, रिलेशन, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन एमिनेंटली डिपेंडिंग ऑन द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। कह रहे कि पार्टनरशिप का बिजनेस चलेगा कैसे, जब सारी पार्टीज का बच्चे कंसेंट होगा, नॉट ओनली फॉर इट्स एग्जिस्टेंस बट फॉर द टर्म ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ ऑल द थिंग्स कंसिस्टेंट विद द नेचर एंड द पर्पस। कह रहे सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने पार्टनरशिप चलाई है उसी टाइम पे कंसेंट चाहिए, कंसेंट तो हर चीज में चाहिए ना बेटे। डिसएग्रीमेंट कलेश होते हैं ना, खुद सोचो, पार्टनरशिप बिजनेस आपने देखे होंगे, तो कितने बड़े बड़े डिस्प्यूट्स में वो हो जाते हैं, बताओ, फिर बिजनेस एंड ही होता है। एंड an agreement to become partner in first instance or to vary the terms at any time need not be manifested in particular form। मतलब कह रहे हैं कि अगर आप ये सोचो कि मेरे हिसाब से सब कुछ चलने लग जाए, देखो किताब में हमने अग्रीमेंट में सब कुछ डिफाइन किया हुआ है, लेकिन आप इफ यू आर डूइंग एनीथिंग बियॉन्ड इट, उसके अलावा आप कुछ करो, अपने दिमाग में सोच लो जी हमारे हिसाब से तो बिजनेस ऐसा चलना चाहिए, क्या रहे हैं कि क्या तुम्हारे हिसाब से फिर बिजनेस चलेगा क्या? तुम्हारे दिमाग में सोचने से कुछ नहीं होता, इट शुड बी व्हाट, लेड डाउन, either expressed or it should be by the conduct of the parties, that is implied, and 100% agreement should be there. It should not be a mere manifestation in your head which you want it to come true, that won't come true. 100% कंसेंट होना चाहिए सबका, यस। लास्ट क्लास में हमने इसके ऊपर काफी खुला डिस्कशन किया था, किसी को अगर डाउट है अभी इस पॉइंट पे तो पूछ लो बच्चे। मैनिफेस्टेशन बोलो, चलेगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट समझ आया। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, इसके ऊपर पूरा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन बन जाता है, मार्केट वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लास्ट क्लास में कराया था इंपॉर्टेंट मार्क, यस।
इंपॉर्टेंट है बच्चा, मार्क कर लो। पता है क्या, पार्टनरशिप से ना गिने चुने 2-4 क्वेश्चन बनते ही हैं, वो ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें से एक ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चा। यहाँ पे था वो जो मैं आपको कह रही हूँ ना, यहाँ आएगा बच्चा। the thing I was asking you to look into the last unit is in this unit, right? Because मुझे वो याद आ रहा था कि लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था। देखो, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस सेक्शन 12 इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेम्बर इट। ठीक है, क्योंकि कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में क्या करना, 12 सेक्शन याद रख सकते हो। सेक्शन क्या है, 12। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस क्या है, सेक्शन 12। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, कह रहे अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे कुछ लिखा है तो ठीक है। अगर नहीं लिखा, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक पार्ट इनटू द बिजनेस, यस, कोई लिखा है पहली चीज, या मैंने लास्ट क्लास में लर्न करवा के लिखाया था। तो बच्चे हमने क्या लिखा था यहाँ पे, कंडक्ट, सी लिखा था, है ना, लिखा था। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, वो लिख लो, मेमोरी टेक्निक्स में सी लिखोगे। ठीक है, फर्स्ट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, एवरी पार्टनर हैज राइट टू टेक व्हाट, कंडक्ट इनटू द बिजनेस, सी लिख लो बच्चा। लिख लिया आपने प्रांजल, आपने लिख लिया बेटे। Every partner is bound to attend diligently to his duties in the conduct of the business, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, D, है ना, है ना बच्चा, CD, है ना। Diligent, diligent means utmost diligence, means कि without any negligence, you should be very क्या कहते हैं उसको, ध्यान रखने वाले, मतलब यू शुड बी वेरी रिस्पॉन्सिबल, मतलब विद ईच एंड एवरीथिंग। डिलीजेंट मतलब आपने ढंग से सब कुछ किया, आपको पता है कि अगर मैंने इतना खर्चा किया तो रसीद है मेरे पास। ये नहीं है कि आप फालतू का खर्चा करा रहे हो क्योंकि फर्म का खर्चा है, ये अपना सोच के चलो, कहने का मतलब ये है। फिर बच्चा, any difference arising as to ordinary matters connected with the business may be decided by majority of the partners, and every partner shall have a right to express his opinion before the matter is decided, but no change can be made in the nature of the business without consent of all the partners। मैंने ये बताया था। देखो, अगर तो कोई भी डिसीजन लेना है, देखो बात क्या है, इफ यू हैव टू टेक एनी डिसीजन देन मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स कैन से, अगर उन्होंने मान लिया 50%, 51% और मोर ने मान लिया, दैट मीन्स कि चलेगा मेजॉरिटी में। ठीक है, लेकिन अगर नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है तो क्या होगा, 100% कंसेंट होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या लिखा है बच्चे, मेमोरी टेक्निक में, हाँ ठीक है, एम एंड सी बच्चे, मेजॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, राइट। फिर बच्चे, एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू हैव एक्सेस टू एंड इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स। इसमें क्या बच्चे, कैन यू स्टॉप एनी पार्टनर फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो। तो हमने BOA लिखा था इसमें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यस, हर पार्टनर के पास है ना राइट। पर बच्चे है, याद है हमने ये सेक्शन स्टार्ट ही कैसे किया, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आईज ऑन द बोर्ड बच्चा। Just a second. What we started with, subject to the contract between the parties. Say suppose if I have restricted Weber from starting में, जब अग्रीमेंट बना रहे हैं हम, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं, हमने वेबर को बोल दिया यार तू किताबें नहीं देखेगा, उसे मान लिया, उसे साइन कर दिया, तो मैं कल को मना कर सकती हूँ ना इसको किताबें देखने के लिए, यस यस। बट if there was nothing like this stated in the contract, everybody was allowed to inspect the books, have an access and take copies thereof, yes, I cannot stop anyone. If I stop, again उसके repercussions पड़ेंगे अभी। फिर लास्ट क्या है, इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर, बताओ, हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स और द ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट्स शैल हैव राइट टू एक्सेस। तो इसमें LR लिखा था हमने, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो CD, MC, BOA, LR, ठीक है। CD, C stands for conduct of business, D is for diligently, duties define करनी है, M is for majority and C is for consent of 100%। बुक्स ऑफ अकाउंट्स हर एक को इंस्पेक्ट करने के लिए मिलेगी, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को भी फुल राइट है इन केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर टू हैव व्हाट, एक्सेस टू द बुक्स। बनाते ना अलग से लीगल रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ द पार्टनर, यस, उसकी बात करें बच्चा। पूरी किताब देनी पड़ती ना उनको, अकाउंट देख सकते हैं ना बच्चे, वो याद है, वो बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो लिख लिए बच्चे मेमोरी टेक्निक्स, क्या है, CD, M and C, BOA, LR, ठीक है, याद रहेगा।
मैंने आपको बताया वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एक आते अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन बनता ही बनता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस के ऊपर। इसी भी किसी एक के ऊपर केस स्टडी आ जाएगी, सो यू शुड नो कि हाँ ये हमने मेमोरी टेक्निक में लर्न किया था, ये है उसका पार्ट, दैट्स द ओनली पर्पस। ठीक है, डायरेक्ट भी आ जाता है क्वेश्चन के कंडक्ट ऑफ बिजनेस को एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, अब बच्चे इसमें एक एक को समझाया हुआ है। राइट टू टेक पार्ट मैंने समझाते थे, इसमें जो मैंने अब आपको बात बतानी थी वो ये रही। एग्जाम्पल पढ़ा रही बच्चा मैं, ऊपर ये सेम लाइन ही लिखी हुई है, मैं इसको नहीं पढ़ रही, अगर डाउट हो तो पूछ लेना। ठीक है, now suppose this management power of a particular partner is interfered with and he has been wrongfully precluded from participating therein। कह रहे हैं किससे, सपोज सारे पार्टनर्स के पास राइट है कि वो मैनेजमेंट के अंदर काम कर सके, हिस्सा ले सके। अब एक पार्टनर को आपने मना कर दिया that you are not allowed more, you cannot take part in the decisions। क्या वो will he stand by this order of mine? No। Why? Because he has 100% right what to interfere in the management of the business and take decisions। Yes, he has। कह रहे can the court interfere, question है can the court interfere? Yes, the answer is what, affirmative। yes, affirmative मतलब yes, positive। ठीक है, the court can and will by injunction, मैंने लास्ट क्लास में मतलब समझाया था, अभी फिर बताती हूँ, 2 सेकेंड दो मुझे। इंजंक्शन ऑर्डर्स होते हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं पेंडिंग रख रही हूँ, पूरी लाइन पढ़ने दो मुझे। बाय इंजंक्शन रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन इज रोकेंगे, है ना, रिस्ट्रेन का मतलब समझते हो, रोकेंगे। यस, other partners from doing so, it may be noted in this connection that the partner who has been wrongfully deprived, अब मैंने इसको मना किया ना कि तू किताबें नहीं लगाए देखेगा या फिर तू मैनेजमेंट में पार्ट नहीं लेगा, wrongfully उसको मना किया ना, डिप्राइव मतलब उसको नहीं एक्सेस देने दिया। ठीक है, नहीं दिया। और द राइट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट हैज आल्सो अदर रेमेडीज। अब क्या क्या रेमेडीज है, इन रेमेडीज की बात कर रही थी बच्चों में। सूट फॉर डिसोल्यूशन, बोल सकता है कि पूरी की पूरी क्या करो, फर्म को डिसॉल्व कर दो। और सूट फॉर अकाउंट्स विदाउट सीकिंग डिसोल्यूशन एक्सेट्रा। तो क्या क्या है बच्चे, या तो कह सकता है कि फर्म को पूरा डिसॉल्व कर दो, या कहेगा कि डिसॉल्व मत करो, मुझे मेरा हक दो। ठीक है, अब इंजंक्शन का मतलब बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इसमें नहीं आएगा, ये आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंजंक्शन, इंजंक्शन क्या होता है बच्चे, एक तरह के ऑर्डर्स होते हैं। क्या होते हैं, एग्जाम्पल से समझाऊंगी। यस, एग्जाम्पल से समझाऊंगी। से सपोज मैं हूं बच्चे, मैंने पुनीत सर के साथ, अभी वैसे कोई अग्रीमेंट नहीं है, पर अगर से सपोज मैं एक अग्रीमेंट साइन कर लेती हूँ that I won't be working for any other institute other than yours for the term of employment with you। ठीक है, मैंने साइन कर। अब बच्चे अगर मैं किसी और इंस्टीट्यूट के लिए काम करूं, किसी भी, कोई भी नाम है, अन अकेडमी है ले लो, अपना ये LSB है, या जो भी है, 2-4 इंस्टीट्यूट, किसी में भी मैंने क्या करा, जाके पढ़ाना शुरू कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, डज पुनीत सर हैज अ राइट टू स्टॉप मी from taking employment elsewhere while I'm in his employment? The answer is yes। Why? Because of this injunction orders। इसको हम क्या कहते हैं, रिस्ट्रेन कर रहे हो आप, यू आर स्टॉपिंग समवन फ्रॉम डूइंग व्हाट ही सेड दैट ही वांट टू। बात समझो, मैंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगी, तो ऑर्डर आएगा क्योंकि तुमने कहा था कि तुम ये नहीं करोगे तो अब मत करो, उसको हम इंजंक्शन बोलते हैं। और एग्जाम्पल मैं हर बार देती हूँ, जैसे कोई मूवी स्टार है, कोई एक्टर है, ठीक है, बहुत सारे एक्टर्स क्या कर लेते हैं बच्चे, अग्रीमेंट साइन कर लेते हैं प्रोड्यूसर्स के साथ कि हम, अब तो फिर भी कम होता है, पहले के जमाने में बच्चे बहुत ज्यादा होता था, किसी और प्रोड्यूसर के साथ काम नहीं करेंगे। यस, या जब तक ये मूवी चल रही है, अब भी होता है, जब तक ये मूवी चल रही है हम कहीं और जो है काम नहीं करेंगे, कोई कमर्शियल्स नहीं लेंगे, कोई और मूवी को साइन नहीं करेंगे, होता है। This is via what? Injunction orders। That you, what you have said that you won't do, now just don't do it। तो आपको एक पर्चा रहता है, आपने कहा था कि आप नहीं करोगे, या तो वहां रुक जाओ, नहीं तो फेस द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। इंजंक्शन, तो कह रहे हैं यहाँ पे इंजंक्शन का मतलब क्या है कि क्योंकि देखो मेरी बात सुनो, तुमने ये कहा था कि तुम नहीं रोकोगे, हमने अग्रीमेंट में ये कहा ना दैट एवरी पार्टनर हैज राइट टू participate into the management of the business।
Now, why are you stopping that person? Now you cannot stop. Why? Because you said that you won't stop. Now don't stop. समझ आ गई? That is what injunction orders. Getting it? आगे समझ? ठीक है. The above mentioned provisions of the law will be applicable only if there is no contract to the contrary between the partners. ये पहली लाइन पढ़ी थी हमने. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि ये नहीं मैनेजमेंट में इंटरफेयर करेगा तो जो मर्जी करता रहे, क्या इसकी कोई बात सुनेगा? कोर्ट सुनेगी इसकी बात? नहीं सुनेगी. कारण क्या है? इसे पहले साइन कर दिया था ना अग्रीमेंट में कि मैं नहीं इंटरफेयर करूंगा, मैनेजमेंट नहीं पार्ट लूंगा. तो कह रहे फिर तुम्हारे को तब मानना नहीं चाहिए था. तुमने मानना, बताओ. इसके स्टिक टू इट. ठीक है. फिर बच्चा, it is quite common to find a term in partnership agreement which gives only a limited power. ये पढ़ लो, अब बिल्कुल सिंपल है. आगे बच्चा. अच्छा, अब यहाँ पे एक लाइन है, देखो पढ़ाई देती हूँ. कह रहे इट गिव्स व्हाट लिमिटेड पार्ट टू द मैनेजमेंट टू द पार्टनर टू द. कह रहे कि बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें मैंने ना पावर पहले ही डिफाइन कर दी होती है कि मोहित आप सिर्फ इतना ही करोगे, प्रांजल आपका ये ड्यूटी है, आपकी ये है, बच्चे ये है, ये है. हमने पहले जब डिफाइन कर दिया, अब तुम्हारा डिपार्टमेंट जो है ना बच्चे, मैंने तुम्हारे को बोल दिया कि तुम R&D से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. अगर तुम अब कल को इनके डिसीजन में आगे इंटरफेयर करते हो, तुम कहते हो R&D में ये होना चाहिए, तो तुम्हारी कोई बात सुनेगा क्या? नहीं. क्यों? मना क्या हुआ ना, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट में लिख रखा था यू कैन नॉट इंटरफेयर इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम और डिपार्टमेंट और एनी डिसीजंस रिलेटिंग टू देम. तो ठीक है ना, बाय टू इट. ठीक है. In such a case, do you think will court interfere? No. Court will be unwilling. वो कहेगी जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई थी? When you say that yes, ऐसे accept कर दिया, I accept and thereby say that whatever is provided, जो भी है कि मैं I abide to it, मैं मानती हूँ, ये मैं मानता हूँ. If you agreed, I won't interfere, not my duty. ठीक है. Sure. Unless it is clearly made out that something was illegal or in breach of trust reposed in such partners. बच्चे अब क्या हुआ, मेरी बात सुनो. तुम्हारे पास तीनों के पास, लावण्या, वैभव और जास्मिन के पास कोई वो नहीं थी कि आप प्रांजल और मोहित के R&D में इंटरफेयर कर सको. लेकिन बच्चे क्या हुआ, तुम्हें पता चला कि कुछ इलीगल चल रहा है. ठीक है. या कुछ ऐसा चल रहा है जिससे जो है पार्टनरशिप में तुम उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते बिजनेस. कह रहे तब तुम केस कर सकते हो. इफ इट इज क्लियरली एविडेंट एंड यू हैव सम एविडेंस, राइट, ओनली देन, अदरवाइज नॉट. नहीं तो कोर्ट नहीं इंटरफेयर करेगी. आगे बात समझ. प्रांजल यूजिंग फोन बेटा. राइट टू बी कंसल्टेड. कह रहे अगर कोई भी डिफरेंस आया हमारे अग्रीमेंट्स के अंदर, ठीक है ना, बिजनेस ऑफ द फर्म को कैरी ऑन करने के लिए कोई भी हमारे बीच में मतभेद हुआ, तो क्या होगा बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स जो है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेंगे एंड उनका मान लिया जाएगा जो भी मेजॉरिटी कहेगी. लेकिन अगर नेचर ऑफ द बिजनेस है तो कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. कोई बात बच्चे लिखी हुई है, देखो कुछ डिफरेंट नहीं है. नेक्स्ट इज राइट टू एक्सेस द बुक्स. हर पार्टनर के पास राइट है टू एक्सेस द बुक्स. ठीक है. इवन बच्चे स्लीपिंग पार्टनर, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे तुम भूल सकते हो कि स्लीपिंग पार्टनर क्या है, सिर्फ बिजनेस में बच्चे क्या एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो वो देखेगा ना बच्चे, उसने इन्वेस्टमेंट किया तो पैसे तो उसको चाहिए ना. बात कर रहे हैं. फिर द राइट मस्ट हाउएवर बी एक्सरसाइज व्हाट, बोनाफाइड. कह रहे तुमने किताबें मांग तो ली, अब तुम आगे मांग क्यों रहे हो, ताकि तुम बिजनेस जो है बेच सको, मतलब किसी को कोई टेंडर दे सको. हो सकता है लीक कर रहे हो तुम इंफॉर्मेशन, तो गलत है. लेकिन कह रहे हैं अगर तुम्हारे को गुड फेथ में, बोनाफाइड मींस इन गुड फेथ. क्या होता है लावण्य बोनाफाइड का मतलब? गुड फेथ. एंड व्हाट इज बैड फेथ इज मालाफाइड, MALAFIED. ठीक है. ये बोनाफाइड है, बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, तुम अपने अच्छे इंटेंशन से कोई काम कर रहे हो, कह रहे तब चलेगा. मालाफाइड मींस विद बैड फेथ, बैड इंटेंशंस. अगर तब तुमने कुछ गलत किया तो नहीं चलेगा भैया. ठीक है बेटा. फिर बच्चा, राइट ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव वही है कि उनको किताबें दिखा सकते हो. ठीक है, उनके पास फुल राइट है. नेक्स्ट इज बच्चा, नेक्स्ट हेडिंग इज म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज.
अ पार्टनर इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी रेम्युनरेशन। याद है ये वही सारा पार्टनरशिप जो प्रैक्टिकल करते थे ना बच्चा +2 में। मुझे एक बात बताओ, जब तक कि पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा होता क्या रेम्युनरेशन ले सकता है कोई? नहीं, पहली लाइन वही लिखी है, दैट नो रेम्युनरेशन विल बी गिवन टू एनी पार्टनर until and unless it is provided in the act, तो मतलब सॉरी इन द डीड। सेकंड क्या है बच्चा? इक्वल प्रॉफिट्स। यस, अगर लिखा है बच्चा तो उस रेशियो में, नहीं है तो इक्वली। पार्टनर्स को आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी सिर्फ तब मिलता है बच्चे जब यस अलाउड है, और दूसरी के ये अप्रोप्रिएशन है, इट इज नॉट अ चार्ज। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इज कि अगर आपने से सपोज बिजनेस को कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर 6% मिलेगा। अगर तुमने हायर रेट डिफाइन किया हुआ तो चलेगा, मिल जाएगा फिर भी बेटे, वो बात लिखिए। इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं बनते क्योंकि उनको पता है ये सब आपको आता है, पर मैं बता रही हूँ। ठीक है, फिर बच्चे द फर्म शैल indemnify the partners in respect of payments and liabilities incurred by him in the ordinary course of business। बच्चे अब ये दिस इज अ लिटिल इंपॉर्टेंट, लेकिन इसके ऊपर अलग से है इमरजेंसी का, ध्यान दो। कह रहे हैं अगर हम याद है जब हम किताबें बनाते थे डिसोल्यूशन वाले टाइम पे, यूजुअली आपने देखा होगा एनी एक्सपेंसेस बोर्न बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इज इंडेमनिफाइड टू द पार्टनर। यस और नो? पैसे मिलते हैं ना उसको एक्सपेंसेस के, वो बात कर रहे हैं बच्चा। ये कह रहे हैं अगर पार्टनर ने कोई भी खर्चा फर्म के नाम पे किया तो उसको आप क्या करोगे? इंडेमनिफाई करोगे। ठीक है, लेकिन करा किसके लिए होना चाहिए? द कंडक्ट ऑफ द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस में किया होना चाहिए, पहली चीज, मतलब जो कि करना ही पड़ना था बिजनेस में। दूसरा बच्चे इन केस ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ इमरजेंसी, क्या हुआ कि मुझे आई वॉज अंडर नो अथॉरिटी टू पे एनी सैलरी टू एनी वन, बट कोई मेरे सिर पे खड़ गया डंडा लेके कि अगर तुमने आज पैसे ना दिए या टैक्स पे नहीं किया तो हम जो है फॉर्म तुम्हारी बंद करके जाएंगे। मेरे पास अथॉरिटी थी नहीं, और जिन पार्टनर्स के पास अथॉरिटी थी वो इंडिया में अभी उस टाइम पे अवेलेबल नहीं थे, या स्टेट में अवेलेबल नहीं थे, उनका फोन नहीं मिल रहा था। मेरे को क्या करना था? मेरे को तो पैसे देने पड़ने थे, मैंने दे दिए, इमरजेंसी थी बच्चा। तो कह रहे हैं अगर ऐसी कोई इमरजेंसी थी एंड पार्टनर जिसके पास अथॉरिटी नहीं भी थी, उसने फर्म को बचाने के लिए या लॉसेस को अवॉइड करने के लिए जास्मीन क्या किया? किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेंस बियर किया, पेमेंट करी, तो वो भी रीइंबर्स होती हो, चाहे ही हैड नो अथॉरिटी टू पे फॉर सच एक्सपेंसेस। वील डू दिस इन डिटेल अभी नीचे। वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें 100% क्वेश्चन एक तुम्हारे मॉक टेस्ट में तो डालूंगी मैं, अभी बता रही हूँ, क्योंकि आता आता है एक आधे टाइम में। मैंने आपको बता दिया इसके घिसे पिटे 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं, उसमें से एक ये सबसे फेमस है। ठीक है बच्चा, ऑर्डिनरी प्रूडेंस क्या होता है? व्हाट इज ऑर्डिनरी प्रूडेंस? क्योंकि मेरा सामान है, सपोज बच्चे क्या हुआ कि आपने अपने घर के लिए कोई सामान लिया, आपका घर है, कोई सामान पड़ा है, या अगर सही सपोज मेरा लैपटॉप है, मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ पे खुला छोड़ के चल जाऊंगी तो चोरी हो सकती है, या मेरे बारिश हो रही है और मैंने अपना बैग रखा है, मुझे पता है कि अगर बैग भीग गया लैपटॉप खराब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फॉर्म का है तो मैं छोड़ के चली गई, चोरी होता रहे, भीगता है, टूटता पड़ता है, नहीं चलता, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म का है, मेरा नहीं है। कह रहे ऐसा नहीं होना चाहिए। यू शुड वर्क इन ऑर्डिनरी प्रूडेंस लाइक एनी अदर पर्सन, कि जिसका खुद का सामान होता वो जैसे एक्ट करता वैसे तुम एक्ट करो। ठीक है बेटा, पार्टनर शैल इंडेमनिफाई द फॉर्म फॉर एनी लॉस, ये हमने पढ़ लिया ना, क्योंकि मेरी नेग्लिजेंस की वजह से या मेरी गलती की वजह से, वो था फ्रॉड की वजह से। अगर यहाँ पे बच्चे क्या है, मेरी गलती की वजह से, मतलब क्या हुआ, मुझे दिख रहा है कि मेरा गोदाम है, बारिशों का मौसम है, ठीक है, और वहां पे जो है पानी आ जाता है, वाटर लॉगिंग हो जाती है, पानी खड़ जाता है। ठीक है, और फिर भी मैंने जो है कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया कि गुड जो है भीगने से बच जाए, और वो क्या हुआ बच्चे, वाटर लॉगिंग होगी, मैं वहां थी और मैंने कहा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ना है यार, मैं क्यों देखूं? कह रहे हैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी 110% है। अगर तुम्हारी गलती की वजह से या तुम्हारी नेग्लिजेंस की वजह से कोई भी, और इंडेमनिफाई द फर्म, वो फ्रॉड था बेटा, ये नेग्लिजेंस है। समझ आ गई?
बच्चे ये वही है, इसको मैं डिटेल में नहीं पढ़ रही, बिल्कुल सेम है। हाँ जी, ले आओ बेटे। हाँ जाओ, 2 मिनट ब्रेक ले लेते, 1 सेकंड ले रही हूँ, जाओ जल्दी जल्दी, मैं पानी पीना है। मैं कह रहा था, कह रहा था मिस हो गया। नहीं हुआ, उसको बोलो मिस, ये उसने लास्ट क्लास में सारा करा हुआ है, यहाँ से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है। बच्चे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन 14। मेरे को एक बात बताओ, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखते हो, कभी भी हम कोई भी बात कहते हैं ना, मेरी बात सुनो बच्चे, तुम सब ने जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से नहीं किया हो, क्या कहते हैं, अगर तो देखो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा है जो कि क्या है, लीगल होना चाहिए, है ना। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कुछ भी लिखा है ना, तो पहली प्रेफरेंस उसको दोगे आप, कॉन्ट्रैक्ट को दोगे। ठीक है, किसको दोगे इंपॉर्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट को दोगे। ठीक है बच्चा, तो कह रहे द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म इंक्लूड्स ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू द स्टॉक ऑफ द फर्म, अक्वायर्ड और परचेज अदरवाइज बाय द फर्म। क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कोई भी सामान, पैसा, एसेट, कुछ भी बिजनेस के अंदर लगाया, कोई भी पैसा, सामान, एसेट्स भी तो ला सकते हैं ना पार्टनर्स बिजनेस में। आगे लाइट, वो बटन दबाइए जरा, वाइट वाला। और वो सर कहते हैं उसको एग्जॉस्ट ऐसे करने का, हाँ जो भी है, सर कहते हैं उसको खोलो पीछे से। मेरे को तो बंद करने को मतलब, मेरे को बंद नहीं को इतना डर, ठीक है बंद करने के लिए बोला है ना, ओके जो भी कहते हैं सर। बच्चे अभी ये क्या कह रहे हैं कि अगर आपने कुछ भी पैसा बिजनेस में लगाया, वो किसका, बिजनेस का। ठीक है, तो देखो क्या कह रहे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म में क्या क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी, राइट एंड प्रॉपर्टी विच इज ब्रॉट इनटू द बिजनेस, कुछ भी पैसा आप लेके आए, कोई भी प्रॉपर्टी आप लेके आए, आपने उस पैसे से प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है, तो बच्चे फॉर द पर्पस एंड फॉर द कोर्स ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म ऑल्सो इंक्लूड द गुडविल, कह रहे गुडविल भी जो है वो भी क्या है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। तो कोई भी पैसा आप लेके आए, कोई एसेट आप लेके आए, कोई पैसे से आपने एसेट प्रॉपर्टी खरीदी, या फिर वैल्यूएशन जब की और गुडविल बढ़ी, या जब मैंने कोई और बिजनेस एक्वायर करके गुडविल खरीदी, वो सारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब छोटू सा क्वेश्चन इस पे बाद में बन सकता है जब हम पढ़ेंगे नीचे के व्हाट इज गुडविल। अभी बता देती हूँ, कह रहे हैं कि किसी भी एक्ट में गुडविल की कोई डेफिनेशन नहीं, किसी भी एक्ट में गुडविल की डेफिनेशन नहीं है, पर हमें पता है गुडविल क्या होती है, बोलो, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है। ठीक है, इट कैन बी बॉट और इट कैन बी इंटरनली जनरेटेड, या तो जब मैं अपने बिजनेस को बच्चे वैल्यू कर रही हूँ तो उस टाइम पे गुडविल हम बना सकते हैं। जैसे क्या करो, याद करो, जब पार्टनरशिप में हम पार्टनर्स को अंदर लेके आते हैं, इनकमिंग पार्टनर आता है या आउटगोइंग होता है, उस टाइम पे हम वैल्यूएशन ऑफ द गुडविल बहुत बड़ा टॉपिक होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, प्रीमियम लेके आया, ऐसे लेके आया, ये लेके आया, बहुत दिमाग खपाया होगा प्लस 2 में उसके ऊपर। ये क्या है बच्चे, दिस इज इंटरनली जनरेटेड गुडविल। आप कहते हो कि मेरे जो एसेट्स हैं वो मेरी लायबिलिटी से इतने ज्यादा हैं और मैं अपने बिजनेस को कम से कम इतने पैसों में बेचने के लिए तैयार हूं, तो जो एक्स्ट्रा पैसा मैं चार्ज करूंगी। से सपोज माय एसेट्स आर 1 CR के हैं और बच्चे मेरी जो लायबिलिटीज हैं वो सपोज 50 lakhs की है। ठीक है, और मैं अपना बिजनेस जो है बच्चे वो बेच कितने का रही हूं, कह लो मतलब लगा लो कि मैं बेच कितने का रही हूँ, इतने का बेच रही हूँ। ठीक है, ये चलो इसको और कम कर दो, 1 CR का था, मैं इसको बेच कितने का रही हूँ, से सपोज मैं इसको 1.2 का बेच रही हूँ। ठीक है, तो मुझे बताओ मुझे पैसे कितने मिल रहे हैं, 1.2, लायबिलिटीज कितनी है मेरी 50, तो एक्स्ट्रा कोई मुझे क्यों पे कर रहा है, एसेट्स कितने के मेरे 1 करोड़ के, लेकिन मुझे 1 करोड़ के बदले बच्चे मेरी 50 lakhs की लायबिलिटीज रीपे हो रही है एंड 1.2 मुझे पैसा मिल रहा है। So extra that I'm getting 70 lakhs that I'm extra getting is because of goodwill. That is what internally generated. मैंने वैल्यू करी, मेरा शेयर प्राइस इतना बढ़ चुका है, मेरी रेपुटेशन इतनी है, तो मैं कम से कम इतने एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, दैट इज गुडविल। या फिर
या फिर बच्चे क्या हुआ, मैंने कोई और फर्म को एक्वायर कर लिया, उस टाइम पे मैंने, अगर मैं परचेजर हूं तो मैं 70 लाख एक्स्ट्रा दे रही हूँ, दैट इज परचेज गुडविल। इंटरनली जनरेटेड हो गई कि जब मैंने बाहर से नहीं खरीदी, मैंने अपनी फर्म वैल्यू करी, दैट इज व्हाट इंटरनली जनरेटेड गुडविल। जब मैंने बाहर का बिजनेस कोई खरीदा, पैसे दिए 70 लाख एक्स्ट्रा फॉर दैट पर्टिकुलर एक्विजिशन, इज व्हाट परचेज गुड। गेटिंग इट? गुड। Unless the contrary intention appears, property and the rights and interests of the partners acquired with money belongs to the firm. अब क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज कुछ और नहीं लिखा कि कोई भी प्रॉपर्टी जो कि हम बिजनेस में इस्तेमाल कर रहे हैं या जो भी पैसा हमने लगा के प्रॉपर्टी खरीदी वो किसी और की है, फर्म की नहीं है, तो कह रहे हैं तो अलग बात है। अदरवाइज कुछ भी प्रॉपर्टी हम बिजनेस में लेके आए, पार्टनरशिप फर्म उस बिजनेस के एसेट को यूज कर रही है, कोई भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया आगे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, वो किसका है? फर्म। ठीक है, यहाँ पे देखो बच्चे, गुडविल की मतलब आ गए, देखो ये क्वेश्चन बन जाता है छोटा सा। देखो Section 14 specifically lays down that the goodwill of the business is subject to contract between the partners to be regarded as property in the firm. कह रहे हैं कि गुडविल क्या है बच्चे, वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी कह रहे हैं ना पार्टनरशिप का, उसके हिसाब से गुडविल हम डिटरमाइन करते हैं। बट दिस सेक्शन डज नॉट डिफाइन द टर्म गुडविल। मैंने आपको बता दिया, गुडविल इज नॉट डिफाइंड अंडर एनी ऑफ द एक्ट्स, ना कंपनीज एक्ट में, ना पार्टनरशिप एक्ट में, ना एलएलपी में, कहीं पे भी गुडविल जो है उसकी डेफिनेशन आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहीं कहीं नहीं गिवन है। लेकिन कह रहे गुडविल को हम कैसे मान सकते हैं, क्या है गुडविल? इसके ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है, बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांसेस है, बट हमें, मेरे को पता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस कर लूं। तो देखो क्या कह रहे हैं, गुडविल इज अ कंसेप्ट व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड। ये तो नहीं लिखेंगे हम, लिखें गुडविल में बी डिफाइंड as the value of reputation of the business house in respect of profits expected in the future over and above the normal level of profits earned by undertaking the belonging of the same class of business। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं बताओ? फ्यूचर प्रॉफिट्स जो हम अर्न कर सकते हैं, करेंगे बिजनेस को चला के, क्यों करेंगे? क्योंकि हमने पीछे इतनी मेहनत करी, तो उसकी वजह से नॉर्मल प्रॉफिट्स। क्या कह रहे हैं, कैपिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, यस। तो कह रहे हैं अर्न्ड बाय अंडरटेकिंग बिलोंगिंग द सेम क्लास ऑफ बिजनेस। ठीक है, मतलब या फिर मैंने क्या किया, सेम क्लास ऑफ बिजनेस जो खरीद लिया, उसकी वजह से जो मेरे फ्यूचर में प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, एक्स्ट्रा पेमेंट की, दैट इज गुडविल। या मैंने इंटरनली जनरेट करी, दैट इज गुडविल। मैं समझा चुकी हूँ। तो बच्चे ये 2 लाइनें अगर आप लिख दोगे तो आपको 2 नंबर मिल जाए। ठीक है, अपनी सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, क्योंकि डेफिनेशन तो गिवन है नहीं गुडविल की। गुडविल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, इट कैन बी सोल्ड सेपरेटली और अलोंग विद अदर प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्म। हमें पता है गुडविल अलग से भी बेच सकते हैं, कैसे बेचोगे गुडविल? यस, नाम बेचते हैं, फ्रेंचाइजीज के फॉर्म। यस, बेचते हैं, अपना नाम दे देते हैं ना आगे यूज करने के लिए। नॉर्मल पार्टनर हमने बात करी थी, नाम बेचता है। लेकिन कह रहे एनी पार्टनर में ऑन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म। हाँ जी, कुछ बोल। ना सेल ना परचेज, बच्चों में वैल्यू होती है। यस, हम कह रहे हैं कि हमारी जो फर्म है उसकी वैल्यू जो है, एसेट्स है, लायबिलिटीज इतनी है, पर ये तो बुक वैल्यूज है ना दोनों। ठीक है, इनको हम क्या करते हैं, पहले रीवैल्यू करते हैं एट मार्केट प्राइसेस, कि मैं अगर आज मार्केट में अपने एसेट्स बेचने जाऊं और सारी लायबिलिटीज रीपे कर दूं तो ये अमाउंट है। लेकिन अगर कोई मेरा चलता चलाता बिजनेस खरीदता है ना, तो उससे मैं इतना एक्स्ट्रा लूंगी, दैट इज व्हाट गुडविल। तो क्योंकि तुम मेरी चलते चलाते बिजनेस का हिस्सा बन रहे हो, क्योंकि तुमने इतने साल मेहनत तो करी नहीं, लेकिन तुम्हें प्रॉफिट्स आएंगे अब आने वाले टाइम में, जब से तुम मेरी पार्टनरशिप में एंटर करोगे, तो इस वजह से प्रीमियम पे करो, इस वजह से प्रीमियम पे करो, क्योंकि हम अपना प्रॉफिट जो है तुम्हारे साथ बांटने के लिए तैयार है। समझ आ गई? एडमिशन वाले टाइम पे ये मतलब होता है।
जब रिटायरमेंट होती है तो हम आउट गोइंग पार्टनर को गुडविल देते हैं। क्यों? क्योंकि तूने इतने साल काम किया हमारे लिए और तू अब अपना शेयर हमारे को दे के जा रहा है, इस वजह से हम देखो गुडविल दे रहे हैं। आगे बच्चा समझ। अब क्या कह रहे हैं बच्चा? कह रहे हैं एनी पार्टनर मे अपॉन द सेल ऑफ द गुडविल ऑफ द फर्म मेक एन अग्रीमेंट विद द बायर दैट सच पार्टनर विल नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। ये मैंने बताया है जैसे कि सेक्शन 27 बच्चे, अभी सेक्शन 27 हमने क्या कहा? अग्रीमेंट एंड रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। उसमें एक मैंने आपको पार्टनरशिप का बताया, दूसरा बच्चे सेल ऑफ गुडविल। कह रहे हैं कि अगर से सपोज मैंने अपना नाम बेच दिया, एग्जाम्पल ले लो सबवे। आपने देखा होगा कुछ कुछ, क्या एक ही मार्केट में दो दो सबवे के आउटलेट्स हैं? कुछ रेडियस के बाहर ही होते हैं, 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर उसके बाहर ही होते हैं। क्यों है बच्चे? क्योंकि जब भी आप गुडविल खरीदते या बेचते हो, जब भी आप गुडविल खरीदते बेचते हो तो बच्चे उस टाइम पे देखो ताकि मेरा बिजनेस हैम्पर ना हो और तुम्हारा भी नाम चले। क्योंकि देखो बिजनेस हम क्या कर रहे हैं, हम नाम बेचते हैं, ओनर तो अलग अलग है। एक सबवे का आउटलेट किसी और ने खरीदा होगा, दूसरा किसी और ने खरीदा होगा। तो कह रहे हैं नाम एक है बट प्रोपराइटर्स तो डिफरेंट है ना बच्चे। तो कह रहे हैं इस वजह से ना क्या कर देते हैं, रीजनेबल लिमिट्स लगा देते हैं कि इस लिमिट के अंदर आप एंटर नहीं करोगे, ये मेरी टेरिटरी। डॉग्स डिफाइन कर लेते हैं, दिस इज माय टेरिटरी, यू कैन नॉट एंटर। लाइकवाइज हमने डिफाइन कर ली दैट, बट दैट शुड बी व्हाट, रीजनेबल। क्या होनी चाहिए? रीजनेबल। आप ये नहीं कहोगे कि पूरे पंचकुला में नहीं बच्चे, अगर एक एमडीसी में है तो एक यहाँ पे खुला है 10 सेक्टर में, एक 10 सेक्टर में, एक 20 में है, राइट? सो दैट इज अलाउड ना। लेकिन क्या आपको लगता है 9 10 और 11 तीनों में इकट्ठे ऐसे सब भी हो सकते हैं? नो। वाई? बिकॉज रीजनेबल लिमिट्स डिफाइंड। ऐसे आपने देखा होगा कोई भी ब्रांड ले लो, केलम में डैम है, एक यहाँ पे, एक वहां है इलांटे में, और चंडीगढ़ में भी एक आधी जगह 17 सेक्टर है, और भी अंदर भी मार्केट में होगा। बट मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसे 8 में 9 में 10 में सारी मार्केट्स में है क्या? खुलने का तो खुल सकता है, शोरूम्स तो हर जगह है। 11 में है नहीं है बच्चे, क्यों है? क्यों? रीजन क्या है? वही बात है ना, हमने सेल करी गुडविल, हमने कहा रीजनेबल लिमिट्स के अंदर अंदर अगर आप ये खोलोगे तो आप कॉम्पिटिशन हो ना मेरे लिए, फिर ना तुम्हें फायदा ना मुझे फायदा। मार्केट तो वही है ना, कंज्यूमर स्टेप इन तो उतना ही है। जो मैं अगर खरीद रही हूँ तो मैं मिडाम चाहे यहाँ जाऊं चाहे वहां जाऊं, मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसकी सेल है उसकी तो ड्रॉप हो रही है ना, ये बात है। आगे मेरी बात समझ। हाँ। बिल्कुल बेटे। तो ये और कहाँ से है? हाँ जी, वो तो बिजनेस सेल हुआ था, दैट इज सेल ऑफ बिजनेस, दैट इज नॉट सेल ऑफ गुडविल। गुडविल मीन्स कि अगर मैडोवर यहीं खुला होता और आगे जाके वो उसी नाम से, यही मतलब उसी नाम से कहीं और होता, दैट इज सेल ऑफ गुडविल। दिस वाज सेल ऑफ बिजनेस की उसने बंदे ने अपना पूरा बिजनेस उसको बेच दिया ना, ये कह रहे हो ना? वो दैट इज सेल ऑफ गुड बिजनेस। आगे समझ। देखो ये बात करिए दैट द रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज आर रीजनेबल, इट शुड बी व्हाट, रीजनेबल। बच्चे प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, अब कह रहे थे प्रॉपर्टी इज एक्सक्लूसिवली बिलोंगिंग टू अ पर्सन, इट डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप मेयरली बिकॉज इट इज यूज्ड। ये मैं हमेशा सर वाला एग्जांपल देती हूँ, ये पुनीत सर का है अकेडमी, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ, CAH आप पढ़ रहे हो, ठीक है? ये जो CAH है और जो पुनीत कॉमर्स एकेडमी है, दे आर व्हाट, पार्टनर्स, यू नो दैट। साहिल सर और पुनीत सर इस वेंचर में क्या है, पार्टनर्स है। Just because this room is used for CAH, does that means कि ये CAH की प्रॉपर्टी है? No. This is the property of पुनीत सर, yes, और कमल मैम, we don't know, but ठीक है, पुनीत सर की प्रॉपर्टी है। तो क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है? कह रहे हैं अगर कोई प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी हम बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, पार्टनरशिप की है। वो प्रॉपर्टी उस इंसान की है, बस इट्स जस्ट दैट यू आर यूजिंग इट फॉर द बिजनेस। ऐसे ही क्या होता है बच्चे, कितनी बार किसी के घर में ऑफिस होता है पार्टनरशिप का, है ना? पार्टनरशिप फॉर्म का बिजनेस घर पे भी हो सकता है ना, किसी एक कमरे में बच्चे। तो अगर किसी का घर है, तुम कह दो नहीं जी ये कमरा बिजनेस का चल रहा था इसलिए हम इसमें हिस्सा लेंगे, नॉट प्रैक्टिकल ना। ओके, आगे समझ। गुड।
Application of the property of the firm, which is subject to the contract between the partners, the property of the firm shall be held and used by the partners exclusively for the partnership business only. जब तक ये कुछ और नहीं बोला तब तक ये क्या माना जाता है कि जो प्रॉपर्टी है बिजनेस की वो सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस के लिए ही इस्तेमाल होगी. Analysis provides that the property of the firm shall be held and used exclusively for the purpose of the firm. In partnership, there is a community of interest which all the partners take in the property of the firm. But that does not mean that during the subsistence of the partnership, a particular partner has proprietary interest in the assets of the firm. क्या कह रहे हैं कि क्या है, प्रॉपर्टी तो सबकी है ना, पूरी पार्टनरशिप फर्म की, लेकिन क्या कोई एक अकेला ओनर बन सकता है उस प्रॉपर्टी का? नो. एग्जाम्पल लो, आपको एक ऑफिस दे दिया बैठने के लिए, काम करने के लिए, ठीक है? वो क्यों दिया है? क्योंकि तुम काम कर रहे हो वहां. तुम कल को कह दो जी ये ऑफिस, ये जो कमरा है ये मेरा है, मैं ही बेचूंगा, और अगर इधर कोई और बैठेगा तो रेंट मैं लूंगा. आपको सिर्फ यूज करने के लिए दिया है. That does not make you the owner of that particular room. ऐसे ही कोई जो है कह लो कि गाड़ी वगैरह चलाता था बिजनेस की, वो कल को क्या कहेगा कि मैं ओनर हूं क्योंकि मैं चलाता हूं? नहीं, वो पार्टनरशिप फर्म की एसेट. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट बता रही हूँ, चलो. But that is every partner of the firm has the right to get his share of the profits till the firm subsists, and he also has the right to see that all the assets of the partnership are applied for the business only. Yes, हर पार्टनर के पास राइट है टू शेयर प्रॉफिट्स. हमने बात की थी कि पार्टनरशिप बिजनेस चलता है क्यों है. सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी बच्चे इसमें? एक तो वो कार्डिनल प्रिंसिपल था म्यूचुअल एजेंसी का, दूसरा क्या था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स ओनली. लॉसेस चाहे हम शेयर करें ना करें, प्रॉफिट्स जो है शेयर करना कंपल्सरी होता है फॉर्म के. ठीक है बच्चों? पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न बाय द पार्टनर. अब ये एक और केस स्टडी के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से. सिंपल है, मतलब ये आप याद रहे. अब कह रहे हैं कि क्या तुम्हें अलाउड है कि तुम पर्सनल प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हो? कह रहे नहीं. लेकिन अगर तुम कर लो तो तुम्हारे को वो फर्म को बताना पड़ेगा, और वो प्रॉफिट किसका आ जाएगा? फर्म का आ जाएगा, तुम्हारा अब ये लिखना नहीं. समझ आ गई? तो देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16, सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज. अगर तो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ लिखा होता, मैं कह रही थी यार मैं अलग से कहीं और पढ़ाती हूँ, ठीक है, और उसमें से जो भी रेवेन्यू वो मेरा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम कहते हो नहीं, ठीक है, तब अलग चीज. लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, नोट्स में यहाँ की यूज कर रही हूँ, रेफरेंसेस में यहाँ के यूज कर रही हूँ, और बच्चे में क्या कर रही हूँ, बाद में प्रॉफिट कमा रही हूँ या फिर इनकम कमा रही हूँ. तो वो कह रहे हैं वो तुम्हारी नहीं है, फिर वो किसकी है? पार्टनरशिप बिजनेस की. If the partner derives any profits for himself for any transaction of the firm or for the use of the property of the business connection of the firm or the firm name, he shall account for that profit and pay for it to the firm. किसको दोगे बेटे वो प्रॉफिट? फर्म को दोगे. क्यों? क्योंकि तुमने फर्म का नाम यूज किया, उसका सामान यूज किया. ठीक है बेटा? If the partner carries on any business of the same nature and competes with that of the business, he shall account for and pay for the firm's profit earned by the firm. मतलब आइए क्या कह रहे हैं कि अगर तुमने कोई कंपीटिंग बिजनेस खोल लिया, ठीक है, और बच्चे कंपीटिंग बिजनेस से तुम्हारे को कोई प्रॉफिट हो गया, तो वो प्रॉफिट तुम्हारा नहीं है. दैट इज नॉट योर पर्सनल प्रॉफिट बट हुज प्रॉफिट? फर्म्स प्रॉफिट. तो दो चीजें ये सिंपल याद रह सकती है, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. देखो, whether partner derives any profit for himself for the transaction of the firm or from the use of property of the firm, तो क्या होगा? he must account for that profit and paid to the firm. ठीक है, एग्जाम्पल देखो, A, B, C and D established partnership business for refining sugar. A, B, C and D क्या कर रहे थे? रिफाइन करते थे शुगर को. ठीक है, अब क्या हुआ? A जो था ना वो होलसेलर था, किसका? शुगर का. उसको पता था कि शुगर कहाँ से बढ़िया दामों में मिल सकती है. ठीक है, तो देखो क्या हुआ. A, B, C and D क्या कर रहे थे बच्चे? बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे रिफाइनिंग शुगर का. A पार्टनर है, देखो यहाँ पे, वो क्या था बच्चे? होलसेलर था, जो कि जिसको पता था कि शुगर कहां से खरीदते हैं. अब क्या हुआ? एज अ होलसेल ग्रोसर ए वॉज वेल अवेयर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द शुगर के प्राइसेस. क्या होता है बच्चे? कमोडिटी प्राइसेस ऊपर नीचे होती रहती है. तभी आपको तो स्टॉक मार्केट में भी इसकी बेटिंग होती, शायद नहीं भी पता तो मैं बता दूं.
तो बच्चे क्या हो रहे हैं, इसके प्राइसेस ना ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो इसने क्या किया बच्चे, ही ऑलरेडी हैड इन स्टॉक शुगर परचेज एट लो प्राइसेस। जब इसने लावण्या ये शुगर अपने स्टॉक में रखी हुई थी तो कह लो 50 रुपए किलो थी, ठीक है। आज के टाइम पे बच्चे अगर मैं शुगर खरीदने जाती हूँ वो कम से कम ₹75 पर केजी है। तो मुझे बताओ ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट, अब मेरी बात सुनो, अगर मैं मार्केट में खरीदने जाती हूँ तो 75 की मिलती है, लेकिन मेरा खुद का काम क्या बच्चे, शुगर होलसेलर हूं मैं। मेरे घर में या मेरे गोदाम में 50 रुपए किलो की वही क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की शुगर मेरे पास पड़ी है, क्योंकि मैंने खरीदी हुई। मुझे पता था कि दाम बढ़ेगा तो मैंने पहले ही स्टॉक अपने पास रख लिया। बच्चा मैंने क्या किया, बड़ी चालाकी चली, मैंने मार्केट प्राइसेस पे फार्म को क्या करा, शुगर बेच दी, जो कि मुझे कितने की पड़ी थी, 50 की। सो दैट मीन्स मैंने क्या करा, ₹25 का पर्सनल प्रॉफिट कमाने की कोशिश की। नॉट अलाउड, वाई नॉट अलाउड। कोई चीज जो तुम्हें 50 रुपए की पड़ी वो तुमने 75 रुपए की अपनी फर्म को बेची, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो विदाउट टेलिंग इट टू द पार्टनर्स। So, therefore, whatever profit that you've made is what entitled to the partnership firm. That means partnership firm को कितने का ये तुम्हें बेचना पड़ेगा, 50 का। हाँ मैं पढ़ाऊंगी अभी, पर समझ आ रहा है तुम्हें, ठीक है बेटा। ये देखो, which he sold to the firm when it was in the need of some without informing the partner that the sugar sold belonged to him। उसने ये नहीं बताया कि मैं अपने गोदाम में से तुम्हारे को 50 रुपए की शुगर जो है वो बेच रहा हूँ 75 रुपए की, ठीक है। It was held that A was bound to account for to the firm the profits that he is made। तो ये जो 25 रुपए पर केजी का इसने प्रॉफिट कमाया ना, वो उसका पर्सनल प्रॉफिट नहीं है, किसका प्रॉफिट है, फर्म का प्रॉफिट है। बच्चे मेरे को एक बात बताओ, आपको कितने की पड़ी। अब आपको नहीं लगता कि अगर हम क्या है, हम एक ही बिजनेस है तो मतलब कह सकते हैं एक ही फैमिली है। हम्म? तो बच्चे अगर एक ही फैमिली है, एक ही बिजनेस है, आपने हमें बताया नहीं कि आप प्रॉफिट कमा, आप या तो बताते कि मेरे पास यार 50 रुपए का माल पड़ा है लेकिन मैं बेचने के लिए 75 रुपए में तैयार हूँ, नहीं तो मार्केट से खरीद लो, क्योंकि मुझे तो नहीं तो लॉस होता है फॉर्म को देख, वो अलग चीज। तुमने सच बोला ना। लेकिन तुम बिना बताए फॉर्म हम सबको पागल बना के आप हमारे को 75 में ही बेच रहे हो, वो कह रहे दैट इज फ्रॉड, दैट इज फ्रॉड वाली ना, खुद सोचो, फ्रॉड है। दिस रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज। लेकिन अगर मैंने बता ही दिया था यार कि मैं तो जी मेरे पास इतने की शुगर पड़ी है लेकिन मैं बेचने के 75 के लिए तैयार हूं, तो अलग चीज है बेटा। फिर तो इसका मतलब तुम खरीद रहे हो ना, बेच सक रहे हो, पर वो कोई करेगा नहीं, है ना। फिर उसके बाद बच्चे, when the partner carries on a competing business he must account for any profits made by him to the business। अब अगर से सपोज मैं competing business, अब ये शुगर रिफाइनिंग एक तरह से competing business ही है बच्चे, तो कह रहे कोई भी प्रॉफिट जो तुमने competing business से कमाया, किसका प्रॉफिट है, पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर प्रॉफिट है, तुम्हारा प्रॉफिट नहीं है, चाहे तुम अलग नाम पे करो। लेकिन जासमीन वो क्या है, competing business है, क्या है, अलग नेचर है बिजनेस का, जो मर्जी करो यार, फिर कोई दिक्कत। कंपीटिंग है तो किसके प्रॉफिट्स हैं, वो फर्म का प्रॉफिट है, तुम्हारा नहीं। एग्जाम्पल, A, B, C and D started a business in the partnership for importing salt from foreign ports and selling it to Chittagong। ठीक है बेटा। A struck certain transaction in salt on his own account, which were found to be of the same nature as a business carried on by partnership। अब क्या हुआ, पार्टनरशिप का बिजनेस क्या था बच्चे, कि वो इंपोर्ट करते थे सॉल्ट, ठीक है। अब बी ने क्या, बी है ना, क्या नाम था, नहीं ए ने क्या करा, एक ट्रांजैक्शन किया जिसमें बच्चे कि वो एक तरह सॉल्ट से ही कुछ रिलेटेड था, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट ए वॉज लायबल टू अकाउंट फॉर द फर्म प्रॉफिट्स, जो भी उसने करे, जो भी पैसा कमाया ना उसने उस ट्रांजैक्शन से, क्यों, क्योंकि वो कंपीटिंग बिजनेस था, सेम नेचर का था, इस वजह से जो भी प्रॉफिट्स उसने कमाए वो किसके, आप पार्टनरशिप फर्म के। कोई डाउट है यहाँ पे तो भी पूछू, मैंने बताया इसके ऊपर केस स्टडी बन जाती, इजी है ना। देखो पार्टनरशिप ना को इजिएस्ट टॉपिक लगे, पर आंसर दे लोगे ना, है ना।
राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। अब कह रहे हैं कब कब होगा बच्चे चेंज इन फर्म? एडमिशन वाले टाइम पे, रिटायरमेंट डेथ वाले टाइम पे, ठीक है, या फिर क्या कह रहे हैं कि where the partnership concerned carries on the business other than the business for which it was originally formed, मतलब nature of the change, nature change हो रहा है business का, ठीक है, where the partnership business is carried on after the expiry of the term। हमने जब बच्चे फर्स्ट यूनिट करी थी तो हमने कहा था क्या फिक्स टाइम पीरियड के लिए भी हमारी जो है पार्टनरशिप रह सकती है, लेकिन अगर वो फिक्स पीरियड जो है क्या हो गया बच्चे, लैप्स हो गया, तो पार्टनरशिप एट विल बन जाती है हमारी। क्या बन जाती है? पार्टनरशिप एट विल। क्या बन जाती है? हाँ, मतलब कि चलती रहेगी हमेशा के, ठीक है। तो कह रहे इन सब चीजों में क्या होगा बच्चे, राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगी, ये क्वेश्चन समझ आ रहे हो? रिटायरमेंट, डेथ, ठीक है, या फिर क्या हुआ, सॉरी एडमिशन, फिर नेचर चेंज हो गया बिजनेस का, या फिर क्या हुआ बच्चे, पार्टनरशिप जो पर्टिकुलर पीरियड के लिए थी उसको आप एट विल लेके जा रहे हो, ठीक है। तो बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अगर नाम अगर तुमने चेंज कर दिया आफ्टर अ चेंज इन द फर्म, जब भी कुछ भी चेंज होगा, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज इन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म शैल रिमेन द सेम बिफोर दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज, जब तक कि कुछ और नहीं बोलोगे। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से बनाया तब अलग चीज है, लेकिन अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया, कोई भी चेंज आया पार्टनरशिप के अंदर, तो बच्चे क्या होगा, वो कह रहे सेम राइट्स एंड ड्यूटीज रहेंगी until and unless a contract with the contrary has been formed। ठीक है, पहली चीज समझ आई। दूसरा, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द फर्म, ठीक है, तो क्या होगा बच्चे, अगर कंटिन्यू हो रही है तो तब भी म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज वही मानी जाएंगी कि सेम है एज इट वाज बिफोर द expiry of the firm until and unless a contract to the contrary has been made। Yes। Last is where additional undertakings are carried out। अगर एक्स्ट्रा आप कुछ एडिशनल कर रहे हो तो where the firm constituted to carry out one or more adventures, तो कह रहे सेम रहेंगी ड्यूटीज जो कि ओरिजिनल एडवेंचर या अंडरटेकिंग की थी until and unless a contract to the contrary has been formed। क्लियर? इजी? खत्म? शुरू होते रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टी। एक तो ये है, मैं देखूंगी मेरी क्या है इसमें, इम्प्लाइड ड्यूटीज मैंने आपको लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट मार्क कराया था ना सारा, ये मैंने आपको कहा था वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, याद है? और एक वो शेयर मैंने कहा था, वो भी इसमें ही था कि थर्ड में कराया था मैंने। हाँ, इमरजेंसी है ना आगे वो, ये भी बच्चे एक्सटेंशन रिस्ट्रिक्शन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी में ही आता है, ये रहा। और मैंने एक ये कहा था कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये मैंने आपको हल्का हल्का समझा दिया इमरजेंसी वाला, खत्म ही होने वाला है इसका इंतजाम। हाँ, और ये ट्रांसफर राइट इंटरेस्ट वाला ना, ये दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना इंपॉर्टेंट लगा सकते उसके आगे। हाँ जी, हाँ वो तो माइनर का तो मैंने कहा ही था, हर चीज माइनर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक माइनर का क्वेश्चन वो डालते ही डालते। आज फटाफट खत्म कर, ये कर लिया हमने, ठीक है। रिलेशन ऑफ द पार्टनर्स टू द थर्ड पार्टीज, पार्टनर टू बी द एजेंट ऑफ द फर्म, हमने बात करी है, पार्टनर क्या है, एजेंट है फर्म का भी और अदर पार्टनर्स का भी, ठीक है बच्चे। तो कह रहे यू मे रिकॉल द कंसेप्ट, जहां पे हमने बात करी थी वही बात कर रहे हैं। सेक्शन 18 क्लैरिफाइज दिस पोजीशन बाय प्रोवाइडिंग द सब्जेक्ट द पार्टनर इज द एजेंट to the firm and indeed virtually embraces the characteristic of both person principal and the agent। क्या कह रहे हैं, फिर से बात कर रहे हैं म्यूचुअल एजेंसी की, क्या कह रहे हैं, प्रिंसिपल कौन होता है, ठीक है, जो कि जिसके कंडक्ट पे या जिसकी अथॉरिटी के अंडर एजेंट काम करता है, प्रिंसिपल एजेंट को बताएगा स्कोप ऑफ हिज ड्यूटीज एंड ही विल हैव टू वर्क अंडर इट एंड ही विल व्हाट पे कमीशन टू द एजेंट। यस। अब क्या कह रहे हैं, एवरी पार्टनर इज अ एजेंट ऑफ द फर्म एंड एवरी पार्टनर इज एन एजेंट एज वेल एज अ प्रिंसिपल ऑफ अदर पार्टनर। कैसे? मतलब अगर आप सारी पार्टनरशिप में हो, कोई भी अगर से सपोज प्रांजल जाके मार्केट में परचेज करता है,
एजेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा है ना कि मैं फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, तो क्या बच्चे आप सब उस परचेज से बाइंड हो? यस। वाई? उस कैपेसिटी में आप सारे प्रिंसिपल्स हो। अब क्या हुआ, जास्मिन गई मार्केट में, उसने कोई एक परचेज ट्रांजैक्शन स्ट्राइक करती हूँ, तो उस केस में वो एजेंट और आप सारे प्रिंसिपल्स। लावण्या मार्केट में गई, उसने कोई कह लो बिजनेस में एक किसी को वो करा दिया, मैनेजर को अपॉइंट कर लिया, एचआर में थी, ठीक है। तो बच्चे अब वो जो सैलरी है, जो भी सैलरी मैंने बंदे को इसने रखा मैनेजर को, तो वो उसने क्या करा है, एज एन एजेंट उसकी स्कोप ऑफ अथॉरिटी में था कि वो अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। उसने किसी को अपॉइंट कर लिया मैनेजर की हैसियत से, लेकिन प्रॉफिट्स किसके कम हो रहे हैं? आप सबके हो रहे हैं, तो आप सारे प्रिंसिपल हो उस हैसियत में। तो समझ आई हाउ यू आर ऑल बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट? व्हाई? बिकॉज ऑफ द कंसेप्ट ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, राइट। मैंने बहुत डिटेल में ये टॉपिक कराया था और बहुत इंपॉर्टेंट कहा था दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। व्हाई? बिकॉज इट इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप which distinguishes partnership from other forms of business। ठीक है बेटा, तो ये वही है, ये आप एक बार ही रीड कर लेना। हाँ हाँ बच्चे, ये देखो, द प्रिंसिपल डिस्टिंक्शन बिटवीन हिम एंड मेरे एजेंट इज वो की कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट विद अदर पार्टनर्स इन प्रॉपर्टी। यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। जो भी है, कुछ नहीं है। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप रहना चाहिए। तो अगर से सपोज आप थर्ड पार्टी को, अगर आपने कोई परचेजेस की, मेरे को एक बात बताओ, परचेजेस की, तो कल को क्या लावण्य के ऊपर नाम लगा दोगे कि तूने परचेज की, हम तो नहीं देंगे, फर्म पैसा नहीं देगी? नहीं भाई, उसने फर्म के लिए काम किया और उसकी अथॉरिटी के अंदर था, मतलब उसने एज एन एजेंट काम किया। तो यू ऑल एज अ प्रिंसिपल आर बाउंड टू दैट ट्रांजैक्शन टू द थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी में से सपोज तुमने मुझे सेल्स की, लावण्य ने की, लेकिन मैं आके मोहित को बोलती हूँ पैसे दे, तो क्या वो मुझे मना कर सकता है? नहीं कर सकता। ये बात समझ आ गई? अब ये वेरी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक आ जाओ, इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर एज एन एजेंट ऑफ द फर्म। इम्प्लाइड क्या होती है? समथिंग विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड, ठीक है। तो कह रहे हैं इम्प्लाइड अथॉरिटीज क्या क्या है हमारे पास, देखो, द एक्ट ऑफ द पार्टनर विच इज डन टू कैरी ऑन इन द यूजुअल बिजनेस। मतलब क्या हमने क्या कह रहे हैं, अगर आपने यूजुअल बिजनेस में जो तुम्हें करना चाहिए था तुमने वो किया, तो वो क्या करेगा? यू विल बाइंड द फर्म and you are bound by the acts of the other partners. Yes. Authority of the partner to bind the firm confirmed by this section is called by what? Implied authority। कह रहे हैं कि एक पार्टनर फर्म को जो बाइंड कर रहा है अपने एक्शन से, उसको हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड अथॉरिटी, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में लेट डाउन नहीं है, बाय द कंडक्ट ऑफ हिज एक्ट्स। यस, in the absence of any usage or custom trade to the contrary। कह रहे हैं कि जहां पे कस्टमरी नहीं है, कि हर बारी मैं कहती हूँ यही काम ये करेगा इंसान जो अगर इस पोस्ट पे है, तो वो कस्टम होता है ना। कह रहे हैं कुछ कस्टमरी नहीं है, कुछ चलता नहीं आ रहा, ठीक है। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी जो है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड नहीं होंगी। दैट मीन्स दीज आर नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। बात समझ रहे हो कि नहीं? ये सारी जो है ना आगे तक लिखी हुई है जो, दीज आर नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। आगे आएगा, दिस इज सेक्शन 22, मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड। आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, पढ़ाओ। कह रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से सपोज एक मिस्टर ए था बाहर का, उसके और हमारी फर्म के बीच में कोई लड़ाई चल रही थी, डिस्प्यूट चल रहा था, तो तुम चौधरी बन के बीच में एक पार्टनर गया बिना फर्म के सेंट के, और तुमने जाके आर्बिट्रेशन में वो केस डाल दिया। आर्बिट्रेशन क्या होता है? कोई बिचौला बैठता है और वो सुलह करा। कह रहे तुम अकेले अपने हिसाब से जाके आर्बिट्रेटर के पास जाके सुलह नहीं करा सकते। दिस इज नॉट अंडर योर इम्प्लाइड अथॉरिटी। If all the parties agree, then yes, that can be done। समझ आई? तो submit a dispute relating to the business of the firm to the arbitration। दूसरा, अपने नाम पे
ओपन अ बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन इट्स ओन नेम, अपने नाम पे तुम बैंक अकाउंट फर्म का क्या खोल सकते हो? नहीं खोल सकते। जैस्मिन उठ जाओ बेटे। कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म। क्या हुआ बच्चे? फर्म ने कोई क्लेम डाला हुआ था किसी के ऊपर, तुम कह देते हो किसी थर्ड पार्टी को, यार तू पैसे मत दे, छोड़, ये तू कम दे दे। कह रहे तुम अपने हिसाब से नहीं कर सकते जब तक कि सारे पार्टनर्स यस नहीं करेंगे। ठीक है। विड्रॉ एनी सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म ने कोई भी सूट या प्रोसीडिंग्स फाइल करी थी, क्या तुम मना कर सकते हो? नहीं ना बेटे, तुम क्या वापस ले सकते हो उस डिस्प्यूट को? नहीं। देखो रेपिटेटिव पॉइंट्स हैं, दिख रहे हैं? फिर बेटा, एडमिट एनी लायबिलिटी इन अ सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फर्म। फर्म के अगेंस्ट किसी ने लायबिलिटी या फिर सूट डाल रखा था, केस कर रखा था, और तुम कह देते हो चल यार एडमिट कर रहे हैं हम केस, और तू छोड़ देंगे इसको, हम तेरे को पैसे दे रहे हैं। कह रहे अकेले नहीं तुम कर सकते जब तक कि सारे नहीं इन्वॉल्व हैं, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है सारी चीजें करने की। नेक्स्ट, एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। क्या तुम अपने आप से इमूवेबल प्रॉपर्टी लाके बोल दो कि मैंने पैसे जो है फर्म के बिजनेस से यूज कर लिए? नॉट अलाउड, अकेले नहीं कर सकते। नेक्स्ट, ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म। क्या बिना पार्टनर्स की इजाजत के तुम प्रॉपर्टी बिजनेस की बेच सकते हो? नहीं बेच सकते जब तक कि तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। कह रहे इम्प्लाइड में ये सारी चीजें कवर नहीं होती बेटे। नेक्स्ट इज एंटर इनटू अ पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। किसी और पार्टनरशिप फर्म में तुम एंटर कर रहे हो ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, मतलब फर्म को तुम किसी और जगह पे पार्टनर बना रहे हो, तो वो भी नहीं हो सकता। तो देखो क्या क्या है फिर से। पहला क्या है बच्चे बताओ, अभी लर्न कर लो साथ के साथ, इजी है ना बहुत ज्यादा, कि तुम क्या कर रहे हो अपने हिसाब से आर्बिट्रेशन में केस नहीं डाल सकते, तो आर्बिट्रेशन लिख लो। दूसरा बैंक अकाउंट लिख लो। अपने नाम पे क्या बैंक अकाउंट खोल सकते हो फर्म का? नहीं। ठीक है। रिलिंक्विश की जगह कॉम्प्रोमाइज लिख लो, तुम याद रखो। कॉम्प्रो क्लेम, विड्रॉ सूट, नेक्स्ट इज एडमिट लायबिलिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्विजिशन। कौन सा? देख यार, फर्म के अगेंस्ट किसी ने केस कर दिया था और लायबिलिटी खड़ी कर दी कि तुम इतने पैसे दोगे, जिसको फर्म नहीं मान रही है। समझ आ गई? तुम अकेले से, सपोज तुम सारे पार्टनरशिप फर्म में हो, बोल दिया किसी ने कि तुमने 3 लाख रुपए किसी को देने हैं, फर्म कहती है हम नहीं करेंगे, डिस्प्यूट चल रहा है उस बात पे, और तुम अकेले उठ के बोल दो उस पार्टी को कि तू 3 लाख रुपए दे दे, ये सारे मना कर सकते हैं ना, हम नहीं देंगे, तू अपने आप कर, तो वो बात कर रहे हैं कि तेरी इम्प्लाइड नहीं है जो अकेले जाके कोई भी क्लेम जो है ले लेगा। एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, या ट्रांसफर कह सकते हो, ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, एंड लास्ट इज व्हाट? पार्टनरशिप बिजनेस में आप एंटर नहीं कर। जल्दी से हेडिंग लर्न करो और लिखो, सारे लिखेंगे और लर्न करेंगे, जल्दी से लर्न करो हेडिंग्स हेडिंग्स फटाफट, और लिख के देखो। हर्षिता अलीशा आप भी बेटे, मेरे को फटाफट पेज व्हाट्सएप पे भेजो लिख। ओके मैम।
सही है सर। सामने से क्या? देख ले बेटा, दिमाग में तो क्या आ जाएगा। देखो लिख के दिमाग में फटाफट कर लेंगे, खत्म हो जाएगा इसी इसी ऐसे। करेंगे। प्रॉमिसरी नोट आज करने के अलग से किसी दिन करा दूँ खत्म। आज ही करा दूँ, पर वो खत्म तो आज होगा नहीं। अलीशा ने कर दिया। हर्षद जल्दी भेजो बेटा। सारे बच्चे, अलीशा ने तो मुझे अपने मम्मा का नंबर भेज दिया था। आप सारे भी भेजो, मैंने ग्रुप में ऐड करना है, प्रोग्रेस ग्रुप में। आपको तो मुझे मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो। हाँ, कोई बात नहीं, मैं पापा को भी डाल। पापा के नंबर तुम कैसे करोगे? तो तुम्हारे को क्या टेंशन है? तो अच्छी बात है ना। तब तुम्हारे नंबर आते हैं। लिखा बेटे, मोहित दिख रहे हैं। हर्षित भेजो बेटा जल्दी। देखो, या तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आज 1 बजे तक ये कंप्लीट कर लेते हैं पूरा का पूरा एक्ट। बताओ, ये मतलब एक्ट मतलब ये वाला सेक्शन, या फिर मैं बस 15 मिनट और ये करा के इनकी छुट्टी कर दूं और फिर प्रोमिसरी नोट कंप्लीट मतलब आगे कंटिन्यू करा दूं। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, डन। So that we'll get through with this partnership by the end of this week. Like Friday will be done. Why? Because the third unit is very small. This is the largest unit. Okay. So Wednesday I will complete this and we'll move forward with the third unit. So I won't listen to any explanations. कि ma'am नहीं third unit नहीं start करेंगे. Even if I'm left with half an hour, I'll start with it. Right. So that we're done with this app by the end of this week, and you have your test next week. सो अभी ये वाले वीक में भी हमने कंपनीज एक्ट का डिसाइड किया था. व्हाट वाज दैट डेट? टुमारो, ट्यूसडे, राइट? सो यू ऑल हैव टू attend, yes, tomorrow's test and everybody has to attempt it, right? I will share the marks of the previous वो उसका इकोनॉमिक्स का by tonight. ठीक है, आज हो जाएगा हर हाल में. I'll check it घर जाके, right? हर्षित आंसर नहीं आए बेटे मुझे आपके. कहाँ हो आप? वेयर आर यू? सो गए ये, इसके पता है आज फोन करना पड़ेगा मुझे. प्रोग्रेस ग्रुप बच्चे बन रहा है, बना हुआ है इनका तो, अभी बनाया है. इसका क्या आया होगा मतलब काम कर दिया आपको. ठीक है बेटा, गुड. हाँ बच्चा, बच्चों वाली हरकतें भी शुरू होंगी आपकी. अभी आपको ऐसा लग रहा है आप बच्चे नहीं हो. जिस दिन टेस्ट होंगे उस दिन छुट्टियां बच जाएंगी. हाँ, अभी आपने अभी नहीं ना करे, चलो ठीक है. इफ यू नॉट डूइंग इट दैट्स वेरी गुड. होती है, मुझे पता बेटा. arbitration bank account on his own name, ठीक है. compromise any claims, withdraw or suit, admit a liability, transfer of immovable property, and बच्चे एक रह गया
बैंक वो प्रॉपर्टी खरीदने का, ठीक है। ट्रांसफर तो लिख दिया आपने बच्चा, एक है कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप अपने नाम से खरीद रही, इवन दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है हर्षित, Yes, ma'am. गुड। चलो आओ स्टार्ट करते हैं आगे। सेक्शन 22 मुझसे अभी पूछ रहे थे बच्चा, ठीक है। सेक्शन 22 सेज मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द। अब यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशंस हैं जिसमें आप क्या कर सकते हो, किस तरीके से आप फॉर्म को बाइंड कर सकते हो। मोड मतलब मींस और तरीका, जिस तरीके से आप इम्प्लाइड वेज में, तो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसको एक्सप्रेस नहीं किया हुआ लेकिन आप करते हो, तो दैट इज इम्प्लाइड अथॉरिटी और बाइंडिंग द फॉर्म। समझ आया क्वेश्चन हेडिंग, दैट इज ले डाउन अंडर सेक्शन 22। अब ये क्या कहता है सुनो, in order to bind a firm, an act or instrument done or executed by a partner or other partners on behalf of the firm shall be executed in the name of the firm। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो भी, अगर तुमने क्या इंटेंशन क्या है मेरी कि मेरे फर्म के नाम पे करना है, तो कह रहे हैं कि तुमने कौन सा किसका नाम यूज किया होना चाहिए, फर्म का नाम। आप तो पर्सनल नाम यूज कर सकते हो, नहीं कर सकते। से सपोज एक लेटर हेड है या जो भी रिसीट तुम काटते हो, फिर वो कटी किसके नाम पे होनी चाहिए, जो भी आपके फर्म का नाम ऊपर हो, तो माना जाएगा कि अपने फर्म के नाम पे किया है। अगर तुम्हारा बच्चे से सपोज कोई पर्सनल काम है, ठीक है, और तुम वो फर्म के उसमें काट रहे हो, तो इसका मतलब तुम फर्म को बाइंड कर रहे हो। यस, और फर्म का काम है और तुम पर्सनल लेटर हेड पे काट रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर नॉट डूइंग इट फॉर द फर्म। समझ आ गई मेरी बात बच्चे? अगर आपको फर्म को बाइंड करना है, से सपोज अब आप एग्जाम्पल लो, आप क्या हो, अपना एक कहीं पे जॉब भी कर रहे हो एज ए सीए, या पापा का एग्जाम्पल हो, पापा भी ही इज डूइंग मतलब जॉब कर रहे हैं ना, अभी इज वर्किंग समवेयर। अभी क्या हुआ, यू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। क्या हो बच्चा, आप लोगों की अपनी एक फर्म है, आपके और पापा की, और पापा भी स्टिल इज इन एम्प्लॉयमेंट समवेयर एल्स, वहां पे एज ए सीए की पोस्ट पे भी काम करो, ठीक है। और ये जो बच्चे काम कर रहे होंगे, ये क्या फर्म के साथ काम कर रहे हैं, है ना बच्चा? तो आपको पता है ना, कंपनी नहीं हो सकती सीए की, मैंने आपको बताया भी ये बात। दे कैन नॉट बी अ कंपनी, या तो तुम सोल प्रोप्राइटर पे काम कर सकते हो या फर्म, ठीक है ना। कंपनी कभी नहीं होती सीए की। ये जो बिग फोर्स हैं, ये दीज आर ऑल फर्म्स एंड नॉट कंपनीज, लेट मी बी वेरी क्लियर। तो बच्चे बच्चे यहाँ पे क्या है, अब पापा जो है यहाँ पे क्या हुआ बच्चे, कोई काम कर रहे फर्म का, ठीक है। कोई भी अगर ट्रांजैक्शन जो है फर्म का है, ऑडिट करना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर से सपोज आपने कोई भी ट्रांजैक्शन देखा जो यहाँ से यहाँ का है, तो बच्चे ऑडिट करते हुए गलत माना जाएगा ना, दिस विल बी रॉन्ग। तो कह रहे हैं अगर आपको बाइंड करना है किसको, जहां पे आप जॉब कर रहे हो, एग्जाम्पल है, मतलब ये अलग अलग है ना, एक इंस्टीट्यूशन ए हो गई, एक फर्म बच्चे बी है। अगर बी का काम करना है तो बी के लेटर हेड पे होगा, ए का काम करना है तो ए के लेटर हेड पे होगा। समझ आ गई? अगर आप जिसका भी लेटर हेड आप यूज कर रहे हो, तो मान रहे हैं कि तुम उसके नाम पे काम करो। गेटिंग? समझ आ गई बात बच्चा? फिर ये क्या कह रहे हैं, इट इज एट द वेरी आउटसेट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज मेंट बाय इम्प्लाइड अथॉरिटी, दैट आई नो दैट यू, मतलब कि तुम्हारे को हमने बात करी थी कि जब भी हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग की, तो इसका मतलब ये नहीं होता दैट यू जस्ट रेड इट, you should read and understand whatever is written, so you should have what knowledge of everything, right? तो कह रहे हैं कि at the very outset you should understand what is meant by implied authority. You have just read that the every partner is an agent of the firm, consequently as between the partners and outside world whatever arrangements are made, हम क्या करेंगे, हम कह रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस के लिए हमने करी, पार्टनरशिप को बाइंड करने के, अगर पार्टनरशिप के नाम पे, ठीक है बेटा। सेक्शन 19(1)(22) डील्स विद द इम्प्लाइड अथॉरिटी, छोड़ दो, यहाँ पे है ये इनको। ये क्या कह रहे हैं कि अगर तो आपने जिस तरीके से काम करना चाहिए, ये इसी को यहाँ पे लिखा है, तो मैं यहीं से सीधा लर्न करा दूं। ऊपर पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, नीचे पॉइंट फॉर्म में, और आंसर जो बेटर प्रेजेंटेशन होती है दैट इज ऑलवेज पॉइंट्स। यस, कह रहे हैं आपने कोई भी काम करना है, कोई भी काम करना है, इम्प्लाइड अथॉरिटी कब मानी जाएगी, जब वो इस तीन के अंदर अंदर,
रिस्ट्रिक्शंस ले किए हुए कह रहे हैं कि इसके बाहर आप कुछ भी कर रहे हो दैट इज नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी। सो दैट मीन्स कि ये जो सब कुछ आपने किया वो इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर आएगा। पहला क्या बच्चे कि जो काम आप कर रहे हो वो यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में मतलब यूजुअली मेरा बिजनेस जो है बच्चे वो क्या है, मैंने आपको बताया से सपोज वही है आर्टिफिशियल सारा डेकोरेशन का। अगर अब मैंने उसको खरीदने के लिए कोई माल मंगवाया, कोई एडवांस दिया, कहीं बेच दिया क्रेडिट पे, तो अलाउड है यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में। यस। तो बच्चे कह रहे हैं अगर आपने यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया पहली चीज, एंड विद इन द स्कोप ऑफ माय अथॉरिटी, जो मेरी अथॉरिटी है मुझे अलाउड है सेल परचेज करना, अगर मना है तो कर सकती हूँ क्या मैं? तो पहली चीज क्या है? यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड विद इन द स्कोप ऑफ माय अथॉरिटी। ठीक है। नेक्स्ट इज द एक्ट शुड बी डन इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है। उसके बाद बच्चे ये जो नॉर्मल कोर्स है ये कहीं डिफाइंड नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन केसेस एंड सर्कमस्टांसेस। ठीक है ना बच्चे? अगर मेरा बिजनेस एग्जाम्पल लो बच्चे, मेरा बिजनेस है बैंकिंग। ठीक है। तो वहां पे अगर मैं चेक्स जो है ट्रांसफर कर रही हूँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स लिख रही हूँ, तो मेरा नॉर्मल बिजनेस है ना। बैंकिंग का काम होता है चेक काटना, आगे आगे ट्रांसफर करना, या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स काटना, बिल ऑफ एक्सचेंज ये वो। लेकिन क्या नॉर्मल बिजनेस में आप ये काम कर लोगे? नहीं कर सकते। रीजन क्या है? जब तक कि सबकी सहमति ना हो या आपको अलग से ऑथराइज ना दो। समझ आ गई? तो कह रहे इट डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इसका एग्जांपल अभी नीचे कराऊंगी, ये रहा एग्जांपल 5, डोंट वरी 2 मिनट में करा रही हूँ इसी का एग्जांपल। दैट डन एक्ट टू बी डन इन द नेम ऑफ द फर्म और इन एनी मैनर एक्सप्रेसिंग और इम्प्लाइंग दैट द इंटेंशन इज टू बाइंड द फर्म। ये अभी हम पढ़ के हटे कि लेटर हेड पे करा, या मैंने बता दिया कि मैं जो ये काम फर्म के नाम पे ही कर रही हूँ, सिर्फ तब वो इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द फर्म में आएगा। तो 3 पॉइंट्स क्या क्या बच्चे? नॉर्मल यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में within the scope of my authority. Second बच्चे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस नॉर्मल है, वही बात है नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। थर्ड इज व्हाट बच्चे? इंटेंशन टू बाइंड द फॉर्म। तो फटाफट ये लिख लो 3 पॉइंट साइड पर। यूजुअल बिजनेस है बच्चे मेरा, एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी, एंड स्कोप ऑफ अथॉरिटी। दिस इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 इज बच्चे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, नेचर एंड सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड बच्चे बाइंड करने के लिए नेम में करना चाहिए, नेम ऑफ द फर्म। समझ आ गया बच्चा? तो कह रहे हैं पार्टनर हैज एम्प्लॉयड अथॉरिटी टू बाइंड द फर्म अगर वो यूजुअल मैनर में हो, इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में, और फर्म के नाम पे क्या, अदरवाइज नहीं है कोई। ठीक है बेटा? एग्जाम्पल देखो, ये जो भी मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात करूं, एक्स अ पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ सॉलिसिटर्स। वो सॉलिसिटर्स मैंने बताया हुआ है लीगल कंसल्टेंट्स। कौन होते हैं? लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं। बोरो मनी एंड एग्जीक्यूट्स अ प्रॉमिसरी नोट इन द नेम ऑफ द फर्म विदाउट अथॉरिटी। एक्स को अथॉरिटी नहीं थी, वो क्या करेगा? प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट समझते हैं जहां पे मैं कहती हूँ आई देयरबाय प्रॉमिस टू पे सो एंड सो अमाउंट टू सो एंड सो पर्सन। तो मेरी फर्म क्या है बच्चे? लीगल कंसल्टेंट की फर्म है, सॉलिसिटर हूं मैं। ठीक है, लीगल सॉलिसिटर हूँ बच्चे मैं, और क्या कर रही हूँ मैं? प्रॉमिसरी नोट काट काट के दे दूं लोगों को, अलाउड है? क्योंकि इट इज नॉट इन माई नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल यूजुअल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है। यस, स्कोप ऑफ अथॉरिटी के बाहर है। इफ आई वॉज अलाउड, एक्सप्रेसली अलाउड, देन इट वाज अलाउड। बट इफ इट वाज आउटसाइड द स्कोप ऑफ माई अथॉरिटी, मुझे अलाउड नहीं था ऐसे ही प्रॉमिसरी नोट इशू करना, और मैंने कर दिया, तो फर्म जो है उसको रेटिफाई नहीं करेगी, फर्म इज नॉट लायबल। यस, ठीक है। The other partners are not liable on the note as it is not a part of the ordinary course of business of the solicitors to draw, accept or endorse the negotiable instruments। नहीं है अलाउड बच्चे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन अगर से सपोज मेरा बैंकिंग का बिजनेस था तो मैं कर सकती हूँ, क्योंकि वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो मुझे किसी और की अथॉरिटी की जरूरत है नहीं है बच्चे, वो मेरा काम है। ठीक है, समझ आ गई बात? देखो, however it may be usual for one partner of the firm of bankers to draw,
accept or endorse a bill of exchange on behalf of the firm. If the partnership of a general commercial nature, अब कह रहे हैं अगर से सपोज मेरा काम क्या जनरल कमर्शियल नेचर का है, तो मैं प्लेज कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, है ना. may buy goods on account of the partnership, may borrow money, contract debts and pay debts on account of partnership. अब क्या कह रहे हैं, कमर्शियल नेचर, जनरल कमर्शियल नेचर, मतलब अगर मेरा काम ही है, मेरा रियल एस्टेट का काम है, तो मैं प्रॉपर्टियां ले बेच सकती हूँ. अगर मेरा बिजनेस ही क्या है कि मैं गुड्स खरीदती बाय करती हूँ, ट्रेड बिजनेस है, तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट अलाउड है. फिर बच्चे अगर मेरा काम है फाइनेंसिंग का, तो बोरो कर सकती हूँ मनी और लेंड भी कर सकती हूँ, अलाउड है. समझ रहे हो. और अगर मेरा बैंकिंग बिजनेस है, तो मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ड्रॉ भी कर सकती हूँ, एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, इंडोर्स भी कर सकती हूँ. समझ आ गई कहानी क्या कह रही है. He may draw, make, sign, endorse, transfer, negotiable instrument, promissory note, bill of exchange, ये वो in the name on account of partnership. Next, section 19(2) contains the act where which are outside or beyond the authority of the partners. अभी हमने करी, ये देखो, ये करी ना, ये जो भी लिखी थी, ये section 19(2) था. ये देखो 2 दिख रहा है सबको, ये रहा, ये वाला 2. ये क्या कह रहे हैं, section 19 subsection 2, देख रहे हो ना. ये क्या कह रहा था, रिस्ट्रिक्ट कर रहा था कि ये चीजें इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं है. हमने कहा इम्प्लाइड में क्या है, देख लो, बात समझ लो बहुत ध्यान से, फिर तुम्हें समझ नहीं आएगा कि आंसर में मैंने लिखना क्या है. अगर तो तुम्हारे को बोला इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर क्या क्या आता है, तो ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स है. क्या नहीं आता, वो ये 19(2) है. क्या आता है, सेक्शन 22 में 3 चीजें अगर हैं तो वो इम्प्लाइड अथॉरिटी है, लेकिन जो नहीं आता वो 19(2) है. ठीक है बेटा. उसके बाद अगर आपको ये बोला जाए कि आपने ये सारी चीजें इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस अलाउड है, तो अलाउड है, नहीं तो नहीं है. समझ गए ना, तब वो इम्प्लाइड अथॉरिटी में है या नहीं है, उस हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हो. ठीक है. अब ये भी करा दूं एक बार, पूरा इम्प्लाइड अथॉरिटी फिनिश करा रही, फिर जा सकते. ठीक है बेटा, 5 मिनट्स. एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी. क्या कह रहे हैं, कह रहे कॉन्ट्रैक्ट से हम किसी की इम्प्लाइड अथॉरिटी को एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रांजल बढ़ा सकती हूँ ना मैं, और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती हूँ, मना भी कर सकती हूँ. कह रहे हैं यस, कर सकते. ठीक है मोहित. तो सेक्शन 20, द पार्टनर इन द फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और रिस्ट्रिक्ट द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स. ठीक है जासमीन. Notwithstanding any restrictions, any act by the partner on behalf of the firm which falls within his implied authority binds the firm unless the person with whom he is dealing knows restrictions. अब कह रहे हैं कि आप के ऊपर restrictions लग गए. अब जो इंसान आपके साथ डील कर रहा है ना, he should be aware of the restrictions which are implied or imposed on you. अब मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ, मुझे तो ऐसा लगा कि तुम्हारे को अलाउड है सेल एंड परचेज ऑन क्रेडिट, बोरोइंग ऑफ लोन्स एंड लायबिलिटीज. तो अगर तुम्हें अलाउड नहीं है, तो तुम मुझे क्लियरली बताओगे, नहीं तो तुम लायबल हो अपनी पर्सनल कैपेसिटी बात करते. ठीक है बच्चा. एनालिसिस क्या कह रहे हैं, implied authority of the partners may be extended or restricted by contract between the parties. ठीक है, partners under, लावण्य फोन छोड़ दे बेटे. Under the following circumstances, the restrictions imposed on implied authority and agreement shall be effected against a third party. Third party के ऊपर कब लगेगी, ये जो मेरी एक्सटेंड की गई पार्स या रिस्ट्रिक्ट की गई, बच्चे थर्ड पार्टी को कब पता चलेगा, जब मैंने उसको बताया होगा. अगर नहीं बताया होगा तो बच्चे मैं लायबल हूं, yes or no? Pranjal, third party knows about the restriction and always means plus, दोनों कंडीशंस होनी चाहिए. And third party does not know that he is dealing with the partner of the firm. कह रहे पहली चीज तो उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्शंस के बारे में. दूसरा क्या है, he should, the third party does not know that he is dealing with the partner of the firm. कि अगर उसको, अगर तुम कुछ कर भी रहे हो ना, तो उसको ये अगर पता नहीं है कि तुम पार्टनर हो फर्म के, तो अलग बात है. लेकिन अगर उसको पता है कि तुम पार्टनर हो, ठीक है ना, तो बच्चे क्या होगा, फिर तुम चाहे ना भी बताओ ना तो चले. ध्यान दो, फिर से समझो ये लाइन क्या बोल रही है. यहाँ पे एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, फिर समझो.
A, a partner borrows rupees 1000 from B in the name of the firm. Firm के नाम पे ले लिए. But in excess of his authority. उसकी authority में allowed नहीं था. And utilizes the same in paying off the debts of the firm. क्या करा बच्चे? A एक पार्टनर है फर्म का, उसने किसी B थर्ड पार्टी से 1000 रुपए लिए और फर्म के ही डेट्स को रीपे किए. Yes. Here, the fact that the firm has contracted debts suggests that it is a trading firm. डेट खड़े करे हैं तो उसका अंदर ट्रेडिंग फर्म है ना, लेन देन का काम कर रही है. And such is it is within the implied authority of A to borrow money for the business of the firm. और ऐसा माना भी जाता है कि अगर ट्रेडिंग फर्म है तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना that we can buy और sell goods. ठीक है, कर सकते हैं ना बच्चे ऑन क्रेडिट, अभी पढ़ा था ऊपर जनरल कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स में. This implied authority, as you have noticed, may be restricted by an agreement between him and the other partners. बाकी लेकिन क्या हो सकता है बच्चे, हम एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहां पे हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो डेट्स रीपे नहीं कर सकता. प्रांजल उठ जाए बेटे. ठीक है. Now, if B, the lender, is unaware of this restriction imposed on A. लावण्या फोन छोड़ दो बेटे. अब क्या हुआ, जो बी है उसको पता नहीं था कि ए को अलाउड नहीं है. ठीक है. द फर्म विल बी लायबल टू रीपे द मनी टू बी. कौन लायबल होगा? देखो थर्ड पार्टी तो पैसा मांगेगी ना, तुम्हारे नाम पे लोन लिया, तुम्हारे डेट्स रीपे किए, तो हु इज लायबल? फर्म इज लायबल. बट कह रहे ऑन द कॉन्ट्ररी बी इज अवेयरनेस. अगर उसको पता था कि रिस्ट्रिक्शन लग रखे हैं तो बच्चे इट विल absolve the firm of the liability to repay the amount to B. अगर B को पता था A को अलाउड नहीं है फर्म के नाम पे लोन लेना और उसने लिया, B ने जान के दे भी दिया, तो क्या फर्म लायबल है उसके लिए? नहीं है. याद आ गया सेक्शन 399 जिसको सही है, समझ आया बच्चा? लेकिन इसमें मेमोरेंडम होता नहीं, बट बात समझ आई आपको. It may be noted the above mentioned extension or restriction is only possible with the consent of all the partners. Any one partner or even majority of the partners cannot restrict the implied authority. तो देखो अब ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स फिर से पढ़ते हैं. कह रहे हैं the restrictions can be imposed on the implied authority on agreement shall be effective against the third party. कह रहे हैं थर्ड पार्टी पे कब अलाउड होगा रिस्ट्रिक्शन, ये जो हम बात कर रहे हैं ना कि थर्ड पार्टी को हम पैसे देंगे या नहीं देंगे. तो कह रहा है कि जो थर्ड पार्टी को पता था कि तुम जो हो बच्चे कि तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है लोन लेने की या गुड्स बेच रही है कुछ भी. मुझे फिर से सुनो प्लीज, ध्यान दो. क्या हुआ, तुम पार्टनर हो, मेरे पास ये आया और इसने कहा कि मुझे फर्म के नाम पे इतने पैसे जो है बोरो कर. मुझे पता था कि इसको अलाउड नहीं है, डिड नॉट हैव द अथॉरिटी. इवन देन मैंने इसको लोन दिया, तो क्या तुम सारे लायबल हो? फर्म इज नॉट लायबल. फर्स्ट. सेकंड कह रहे हैं या तो ये आया पैसे लेने और मुझे पता नहीं था कि ये पार्टनर है फर्म का, तब भी क्या फर्म लायबल है? यस और नो? नहीं है, मुझे पता ही नहीं. वो मुझे तो लगा अपनी पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी पे पैसे मांगे हैं. फिर से दो चीजें जहां पे फर्म जो है लायबल नहीं होगी. पहला, जब मुझे पता है कि इसको फर्म ने मना कर रखा है, रिस्ट्रिक्ट की हुई इसके बारे. दूसरा, जब मुझे ये पता है बच्चा कि ये किसी और पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं है, मुझे पता ही नहीं है, आई डोंट नो, मेरे को तो ऐसा लगा ये पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में मेरे से पैसे लेने हैं. क्लियर? श्योर ना? समझ आया? इजी था. लास्ट ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, बट मैंने आपको बताया वेरी 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 इंपॉर्टेंट है. लाइक ये क्वेश्चन 1001% पेपर में मैं अभी बता रही हूँ बनाया हुआ है और डाला हुआ है मैंने. तो ये जिसका गलत हुआ वो कुछ नहीं कर सकता, पहले बता दी. ठीक है बेटा, ध्यान से. सेक्शन 21 क्या कह रहा है? पार्टनर एज अथॉरिटी इन इमरजेंसी to do all such acts for the purpose of protecting the firm from such loss as would be done by a person in ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances as such acts bind by the firm. अब क्या कह रहे हैं पार्टनर्स अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या है?
मैं जो हूँ आई वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक अ सेल ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। मेरे को अलाउड नहीं था कि मैं क्या कर सकती हूँ बच्चे, सेल कर सकती। ठीक है, अब तुम सारे पार्टनर्स हो, हम 1 2 3 4 5, ठीक है 6, हम 6 क्या है बच्चे, पार्टनर्स। ठीक है, अब क्या हुआ, मैं जो हूँ आई वाज नॉट ऑथराइज्ड टू मेक एनी सेल और परचेज। ठीक है, on the other hand the only authority of sale and purchase was in the hands of these two guys for sale, you for purchase, and she was just HR. ठीक है, so even she did not have the authority, right? I was in the business, मैं बैठी हुई थी ऑफिस में, एकदम से जी मेरे पास नोटिस आया फोन पे कि जो मेरे पास माल पड़ा है ना, वो आज रात को 12 बजे के बाद बैन हो जाएगा। जैसे प्लास्टिक बैग्स याद है, एकदम से बैन हो गए थे पंचकुला में, हो गए थे ना, अलाउड नहीं थे, किसी दुकान पे नहीं मिल रहे थे बच्चे। जैसे ही मुझे पता चला कि अब प्लास्टिक बैग जो है वो बिकेंगे नहीं, और मेरे पास लगे मेरे ढेर, मुझे पता था अगर मैंने ना बेचे तो ये तो जी लॉस है, खत्म है। अब सोचो पेरिशेबल होता फिर क्या होता? चलो प्लास्टिक तो पेरिशेबल नहीं है, वो तो पड़ा रहेगा सालों साल। कोई और एग्जांपल ऐसे ले लो जो कि बैन हो जाएगा और मुझे पता है बिकेगा नहीं और उससे मुझे लॉस हो। तो in case of emergency, now this is an emergency, I tried calling these two guys that okay यार listen, ये होने वाला है। ये सारे गए हैं बच्चे किसी इंटरनेशनल ट्रिप पे, एग्जाम्पल, they were not reachable, you all were not reachable, Jasmine did not have authority, even I did not have authority, and we were there in the office. Now what I did, मैंने किया, though it was outside the scope of my authority, it was outside the scope of my authority, मेरी अथॉरिटी में नहीं था कि मैं सेल कर सकूं गुड्स को। मैंने क्या किया बच्चे कि फर्म को 100% लॉस ना हो, कम प्राइसेस पे बेच, कम प्राइसेस पे बेच दिया। एग्जाम्पल है बच्चे, अब वो मैंने जो है कम प्राइस पे या नो प्रॉफिट नो लॉस या लॉस पे या प्रॉफिट पे किसी भी तरीके से बेचा, बट आई डिड नॉट हैव द अथॉरिटी। Jasmine, did I have the authority? No, I did not have the authority, but I did so because of emergency. अगर मैं ना बेचती तो वो बिल्कुल, तो कह रहे उस केस में अगर कुछ भी ऐसा इमरजेंसी में हम करते हैं तो वो वैलिड है। उस केस में अगर कोई भी लॉस हुआ, जैसे हमने क्या बात करी थी, नेग्लिजेंस, फ्रॉड या फिर आउटसाइड द अथॉरिटी, देन आई वुड हैव बीन लायबल टू इंडेमनिफाई द फर्म। कह रहे लेकिन इन केस ऑफ इमरजेंसी आई कैन डू दिस, ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। पढ़े, कह रहे हैं पार्टनर हैज अथॉरिटी इन केस ऑफ इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉसेस। अगर कोई भी लॉस हो रहा है तो अगर मेरी अथॉरिटी के बाहर भी कोई एक्ट है तो वो मैं कर सकती हूँ। would be done as a person of ordinary prudence. Ordinary prudence मतलब अगर मेरा खुद का सामान हो, मेरी सूझबूझ के हिसाब से जो सही है वो मैं कर सकती हूँ, that is allowed, that is allowed. In his own case acting under similar circumstances, जैसे अगर मेरा खुद का सामान होता और मुझे पता चला था कि बैन हो रहा है और मैंने बेचना ही था, तो अगर मेरे पास नहीं भी अथॉरिटी है तो ऑर्डिनरी प्रूडेंस में अगर मैं अपना जैसे सामान बेचती वैसे मैं पार्टनरशिप फॉर्म का भी सामान बेच सकती हूँ। आया समझ? आगे का जो है इट्स वेरी सिंपल एंड इट विल हार्डली टेक मी 1 hour इफ आई से पूछ के भी मैं अगर एक एक लाइन भी कराती हूँ, नहीं थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। वाई? बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। माइनर भी है ना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास लगेगी बच्चा इसमें, तो हम नेक्स्ट क्लास में वी विल फिनिश दिस। और उसके नेक्स्ट में देख लो ये छोटा सा है, थर्ड वाला, ये जो डिसोल्यूशन है, वो जो आपका चैप्टर नहीं था प्रैक्टिकल डिसोल्यूशन कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, बस नथिंग इज देयर, कुछ भी नहीं हो इस चैप्टर। तो वी आर ऑलमोस्ट थ्रू पार्टनरशिप, मतलब इंपॉर्टेंट बस एक दो चीजें जो, और 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट रह गए 2 दिन में, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड देन फिर एक टेस्ट रहेगा नेक्स्ट वीक, नॉट दिस वीक। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, जा सकते हो बच्चा। एंड टुमारो